देखते हैं तो उसके पीछे आज डे 1 की क्लास में हम जानेंगे कि वास्तु को आप जीना कैसे सीखेंगे। वास्तु देखिए करना एक अलग टॉपिक होता है, बुक से पढ़ना अलग होता है। बहुत सारे ग्रंथ्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, आपके पास टाइम भी होगा, लेकिन भाषा, काल और परिस्थिति के कारण आप शायद उनको समझ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन हमारे वास्तु के इतने ब्यूटीफुल साइंस में जब हम इतना डीप अपने गुरुओं से पढ़ते हैं और आप तक वो लेकर आते हैं उस ज्ञान को, तो डेफिनेटली उसका एक विजन ही चेंज हो जाता है। तो जब भी हम वास्तु की धारणा की बात करती हैं, थोड़ा सा अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं कि वैदिक वास्तु बनाम मॉडर्न वास्तु जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपने आप को अलाइन करेंगे। देखिए अभी तक आपने, मैं किसी को भी यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी या कोई कंपैरिजन भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। तो आपने अभी तक कहाँ क्या सीखा है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, और आज आप यहां से क्या सीखने वाले हैं या मुझसे क्या सीखने को आपको मिलेगा, उसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करिए। वास्तु एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बड़ी साइंस बोला गया है। ईच एंड एवरी वन इससे रेजोनेट करता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को रहने के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, आपका रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी व्यक्ति की, उसको पूरा कराने के लिए उसमें घर एक बनता है, और हर कोई व्यक्ति लाइफ में अपने घर की कल्पना जरूर करता है। तो यहां पर अगर आप देखना चाहें कि वास्तु करना, वास्तु पढ़ना और वास्तु को जीना, ये तीनों एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। उसको समझकर आपको कैसे अपने घर को रेक्टिफाई करना है, कैसे आपको उसको रहने योग्य बनाना है। एक्चुअल में वास्तु है क्या? अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में ये कंक्रीट का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। हम इवन हमारे दादा परदादा को अगर देखो, जनरेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, एक जनरेशन से दो दो जनरेशन पहले को भी अगर आप देखो, तो क्या होता था, क्या इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते थे? सबका एक ही मंजिला इमारत होती थी, मतलब ग्राउंड पर ही सबके घर होते थे। उसके साथ साथ जो मड होती है, यानी कि गारा, मिट्टी और नेचुरल चीजों को डोनेट करते हैं, अपने फीडबैक जरूर देते रहे। आपके अकॉर्डिंग आप अपने प्रीवियस टाइम को देखो, अपने नाना नानी, दादा दादी, कुछ तो आपको होगा, वो उनसे किस्से सुने होंगे कि उनके घर कैसे हुआ करते थे। एक्चुअल में अगर वास्तु की परिभाषा आपको सीखना है, तो वास्तु की परिभाषा को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में वास्तु, हाँ जी मिलेगा, वास्तु जो है उसको सिर्फ और सिर्फ अगर साधारण बात में देखा जाए, तो आपके पंच तत्व, यानी कि जिन पंच तत्वों से इस धरती का कण कण बना है, हर, हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, और भगवान पंच तत्वों से ही मिलकर बनते हैं। मैं और आप जिस मिट्टी से बने हैं उसमें भी पंच तत्वों का ही समावेश है, और वापस इन पंच तत्वों को मिट्टी में ही मिलकर पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। ये सबने सुना है, देखा है, और ये जीते भी हैं हम लोग। यहाँ पर जो वास्तु की डेफिनेशन निकल कर आती है, वो हमें ये बताती है कि इन पांचों तत्वों का सम्यक संतुलन, यानी कि एलिमेंट का बैलेंसिंग क्रिएट करना ही एक तरीके से वास्तु को निर्धारित करता है। अब वास्तु क्या है? वास्तु मतलब जिस जगह पर आप रहते हो, रहने योग्य स्थान वास्तु कहलाता है। सिंपल से शब्दों में देखें, बहुत ही गूढ़ उनके रहस्य के जानने की अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ उसको डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर जब हम वास्तु की बात करते हैं, आप देखिए अगर कभी विलेजेस में जाने का मौका मिले, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात साइड जाओ, या एमपी के कुछ विलेजेस ऐसे हैं, आज भी वो लोग मिट्टी से बने हुए घर में गोबर और मिट्टी को लेपन करते हैं अपने घरों में। अगर उन घरों के वास्तु दोषों की कल्पना अगर आप अपने घरों से करो, जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हाई टेक फैसिलिटी के साथ रहते, दोनों में उनके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन मन की शांति है, बीमारियों से कोसों दूर हैं,
लेकिन हम लोग इतनी फैसिलिटी के बीच में रहकर भी बीमार होते हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां भी हमारे घरों में होती हैं। क्या रीजन है? रीजन यही कि अगर हम अपने घरों को पांचों तत्वों के सम्यक संयोजन के अकॉर्डिंग बना ले जैसे पहले हुआ करता था, अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के चार आयाम बनते हैं, चार पिल्लर होते हैं, चार स्तंभ हैं। आपका भूमि, यानी कि बिना भूमि पर कोई भी घर बन नहीं सकता। आपके लिए द्रव्य, द्रव्य मतलब आपका पैसा, बिना पैसे के कोई भूमि नहीं खरीद सकता। आपका काल, काल यानी कि समय, समय के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन को चेंज किया जा सकता है। जैसे उसकी डिजाइनिंग चेंज होती रही, पहले कैसे घर होते थे और आप धीरे धीरे जाके कितने मॉडर्न घर होने लगे हैं, मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट आ गया। और उसके बाद लास्ट जो कंसेप्ट है दैट इज भाव। भाव मतलब आप कितने मन से अपने चीजों को बनाते हो। आप सिंपल सी भाषा में सोचो, अपने घर में एक सोफा सेट भी लाते हैं तो उसको भी 10 दुकानों में हम ढूंढ कर तब एक चूज करके लेकर आते हैं, है ना? तो उसके पीछे हमारा भाव क्या है? हमारे वास्तु में, यानी कि हमारे रूम में वो रखने योग्य हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, हमें उसके साथ अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो। एक छोटी सी चीज का एग्जांपल दे रही हूँ। तो सोचिए एक घर जैसी चीज के लिए हम कितना कुछ अपने लिए अरेंज करते हैं। जब हम पंच तत्वों के सम्यक संतुलन की बात करते हैं तो आप अपने पुराने विलेजेस के जो घर हुआ करते थे उनमें देखिए, क्यों कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो घर मिट्टी, गोबर से बनते थे। उनके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही सरवाइव नहीं करती। वहां पर साक्षात मिट्टी से और गोबर का लेपन करके शुद्धिकरण हो जाता था। अगर हम, जैसे हम किस भाव की बात कर रहे हैं? पंच तत्वों का, यानी कि भगवान जिससे बने हैं उन पंच तत्वों का। अगर भूमि की बात करें, पृथ्वी की करें, वो भी एक तत्व है। पृथ्वी जब हम भूमि का ही घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने कौन से एलिमेंट को लिया? अर्थ एलिमेंट का यूज किया। अब पहले के आंगन खुले हुआ करते थे, बीचों बीच आंगन होता था। दूसरा हमारा एलिमेंट होता है जल। जल जब साक्षात आपके आंगन में आकर गिरता था तो पूरी भूमि को शुद्धिकरण करके ही जाता था। वो जो पानी था आपके घर का ब्रह्म स्थान, उस भूमि को, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो वाटर एलिमेंट आपके घरों में चैनलाइज हो जाता था। उसके बाद एयर एलिमेंट की बात आती है। आप देखिए कितने झरोखे हुआ करते थे, चारों तरफ हमारे रोशनदान हुआ करते थे। लेकिन आज हमने क्या कर दिया? आज कांच की दीवारें बना दी, हमने एसी लगा दिया अपने घरों में, पेड़ पौधों को काट काट के अपने घरों को ऊंचा कर दिया, चौड़ाई कम कर दी। और अपने हाईटेक चीजों का इस्तेमाल करके जो वेंटिलेशन होता था, जो नेचुरल एयर आती थी, वो एसीज ने ले ली, जिसकी वजह से बीमारियां घर करती है। आपके घरों में वेंटिलेशन ही नहीं है, रोशनदान ही नहीं है, एग्जॉस्ट करना पड़ता है चीजों को, जानबूझ के आर्टिफिशियल एयर लगाई जाती है, जिसकी वजह से हम तकलीफ में हैं। उसके बाद जो तत्व आता है दैट इज आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व, जब भी सूरज की रोशनी और कॉस्मिक एनर्जी की बात होती है, यानी कि आपके घर में 9 प्लेनेट, सनराइज जब होगा तो उसकी रोशनी आपके घर में आती है कि नहीं आती है? जब भी रात होती है तो चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ आपकी आती है कि नहीं आती है? कहने का मतलब, जब ये पांचों तत्व किसी भी घर को रोशन करते हैं तो सोचिए उस घर की एनर्जी कैसी होगी। आई थिंक कनेक्ट कर पा रहे होगे। ये पंच तत्व, पहले खुला आकाश होता था, तारों के छांव के नीचे हम लोग सोते थे, पूरा परिवार एक साथ रहता था। सर
आई एम सॉरी। जी, फिर से शुरू करते हैं। सॉरी। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं उसी सम्यक संतुलन की, तो जब हमारे उन घरों में पांचों तत्वों का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हम करते थे, तो उन घरों में प्यार प्रेम रहता था, परिवार के लिए रिस्पेक्ट था, बच्चों में बड़ा ही लगाव रहता था, बड़ों के लिए सम्मान होता था, और सभी मिलके अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने हिस्से की मेहनत करते थे। लेकिन अगर आजकल के सिनेरियो में देखें तो हमने उसके ऑपोजिट काम किया। इसलिए आप सबके घरों में, हमारे सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन बनी रहती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान वैदिक वास्तु में डे वन से ही बताया जाता है कि हमें वास्तु तो करना है, घर अपना बनाना है, रहने योग्य स्थान तो हमें बनाना है, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जिसमें आपके पांचों तत्वों का सम्यक संतुलन बना रहे। लेकिन आज सिनेरियो यानी कि समय काल परिस्थिति में हमारा क्या हो गया है, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने लगे हैं और वहां पर भी अगर देखा जाए तो आप वास्तु ग्राउंड लेवल वाला भी वही वास्तु अप्लाई करता है और 25th फ्लोर पर रहने वाला व्यक्ति भी सेम वास्तु को ही अपनाता है। लेकिन जरूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों का वास्तु और 25th यानी कि 10 माले से ऊपर के जो भी घर होते हैं उनका वास्तु कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। ये हम लोग हैं कि हम अपने घरों में और उन घरों में डिफरेंशिएट हमें करना ही नहीं आता। इसीलिए हम अपने कोर्स में तो अलग से फ्लैट वास्तु पढ़ाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इन दो दिनों में ये जरूर सिखा के जाना चाहती हूँ कि आप अपने वास्तु को देखने का नजरिया क्या रखेंगे। सिर्फ 8 दिशाएं, 4 दिशाएं और 4 दीवारें कभी भी घर का वास्तु नहीं हो सकती। इन 2 दिनों में हम जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग होगा, क्योंकि वास्तु अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विद्या है जिसको हर व्यक्ति को करने का अधिकार है और हर व्यक्ति उसको अपना भी सकता है और बहुत ही इजीएस्ट वे में सिखाया जाता है, जिसकी वजह से कि वास्तु को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम उसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि वास्तु हमारी लाइफ में रोल प्ले कैसे करता है, ये जो रोल है ये अपने आप में ही बहुत ही वास्ट होता है और हम सुबह से शाम तक हर सेकंड इसके साथ बंधे रहते हैं। यानी कि जब हम अपने घर की कल्पना करते हैं तो कोई भी घर किसका बेस्ड होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, आपके 5 एलिमेंट को बनाए रखने वाला होना चाहिए। 5 एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें आपका एयर, एयर मतलब वेंटिलेशन, फायर, फायर मतलब उसका जो भी सूर्य की रोशनी और कॉस्मिक एनर्जी जैसे आ रही है, यानी कि अग्नि से भी देखा तो चूल्हों को जमीन पे बनाते थे, खाना हम जमीन पे चूल्हे बनाते थे और फिर खाते थे, तो यहाँ साक्षात भूमि के ऊपर उन पंच तत्वों का समावेश रेगुलर बना रहता था, जिसकी वजह से भूमि की एनर्जी और उसकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी। किसी तरीके के दोष उन घरों में नहीं देखे जाते थे। आप देखो आज हमें एसी की जरूरत होती है, लेकिन उस समय में एसी होता ही नहीं था। एनवायरमेंट में ही इतनी कूलनेस थी, उनके घर ऐसे बनते थे कि अपने आप ही ठंडक आ जाती थी। मोटी मोटी लेपन के साथ दीवारें होती थी, फ्लोरिंग पर लेपन करते थे। और अगर फ्लोरिंग भी है, वैसे भी फर्श डाला हुआ है, तो हर मैंने खुद ने देखा है कि हर पूर्णिमा के दिन पूरे घर में गोबर का और मिट्टी का लेपन किया जाता था।
उसका जैसा शुद्धिकरण और उस समय का 5 एलिमेंट बैलेंसिंग आज तक भी किसी घरों में नहीं देखा जाता। लेकिन वैदिक साइंस, वैदिक वास्तु इस चीज पर बहुत फोकस करता है। आपके पहले क्लास से लेकर, मतलब पहले कर्म से लेकर आपके लास्ट कर्म तक जितना भी वास्तु आप सीखेंगे, आपके ये पंच तत्वों का सम्यक संतुलन आप हर जगह देखेंगे। अगर आपके घर में, आपके रहने वाले स्थान में या आपके वर्किंग प्लेस पर अगर ये 5 एलिमेंट बैलेंस हो गए तो आप समझ लीजिए आपको कोई दोष परेशान नहीं कर सकता। देखिए, कुछ चीजें हम अपने प्रारब्ध से लेकर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो घर मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको केयर करते हो। लेकिन वास्तु विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपके प्रारब्ध, अगर आज आप इस क्लास से जुड़े हो और मुझसे जुड़े हो तो डेफिनेटली आपके प्रारब्ध में ये चीजें लिखी गई थी कि आप अपने रहने योग्य स्थान को, अपने वास्तु को, आप पंच तत्वों को सम्यक संतुलन करके रहने योग्य बना ही लोगे। जो नहीं इस विद्या को सीखेगा, डेफिनेटली उसके प्रारब्ध में अभी थोड़ा सा टाइम होगा, जब जुड़ना होगा तभी जुड़ेगा। तो यहां पर जब 5 एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस, ये पांचों तत्व जहां आ जाते हैं अपने एप्रोप्रिएट मैनर में, वही यहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और उसी का नाम सीधे शब्दों में आप वास्तु सीख सकते हो। वास्तु का सीधा संबंध आपने देखा कि किसी भी वास्तु को बनाने के लिए आप देखो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो उसको क्या चाहिए होता है बेस में? उसको आपकी डीओबी चाहिए होती है, डीओबी चाहिए, आपकी कुंडली चाहिए, जिसमें आपकी कुंडली लगेगी। कुंडली बनाने के बाद ही वो आपके लिए कोई प्रेडिक्शन करता है। अब वास्तु के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बेसिक ग्राउंड लेवल पर भूमि चाहिए। हमारे पास कुंडली हो ना हो, लेकिन हमें भूमि का वो टुकड़ा चाहिए जिस पर हमें अपने रहने योग्य उसको बनाना है। अब यहां पर बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी भूमि की ऊर्जा अपवर्ड आती है, यानी कि भूमि से के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, आपने देखा होगा सारे मेटल, सारे खनिज, सारा पानी, सब कुछ भूमि के अंदर से हम निकालते हैं, सब निकालते हैं ना। अगर भूमि के अंदर इतनी ताकत है और हम अपने घर को भी भूमि के ऊपर बनाते हैं तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी में तो पावर होगी। यहां पर जब हम भूमिय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये जियोपैथिक एनर्जी जब सूर्य के साथ अलाइन होके आपके घर के अंदर प्रवेश करती है तो आप यकीन मानिए वो घर अपने आप में ही एक 5 एलिमेंट का घर बन जाता है। लेकिन जुड़ाव होना चाहिए भूमि के साथ। इसीलिए अगर आप वास्तु को देखो, और वैदिक वास्तु चंद्रमा और सूर्य की गणना पर आधारित है। कोई भी वास्तु जब भी क्रिएट किया जाता है, सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग अगर आपका वास्तु है तो आपका घर पॉजिटिव है, अन्यथा उसी की वजह से दोष आ रहा होगा। वो सारी चीजें, बारीकियां डेफिनेटली हम आगे देखेंगे, लेकिन आज आपको यह समझना जरूरी है कि किसी भी भूमि को ऊर्जा देने के लिए और वास्तु की ऊर्जा को अपने तक लाने के लिए आपको सूर्य की जरूरत पड़ती है। अब सूर्य की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक डीओबी के साथ पैदा होते हैं, हर एक का अपना नक्षत्र होता है। जब हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं तो सूर्य उसी कॉस्मिक एनर्जी को, जिसमें 9 प्लैनेट की एनर्जी होगी, आपके नक्षत्रों की एनर्जी होगी और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं सूर्य के माध्यम से आपके घरों को रोशन करती हैं। और जब वो सूर्य की रोशनी किसी भी भूमि के हिस्से पर पड़ती है तो जो केमिस्ट्री बनती है वो अपने आप में ही जादू करती है, मिरेकल करती है। यहां पर उसी मिरेकलस साइंस का नाम ही वास्तु दिया गया है। यानी कि ग्रंथों में बताया गया है कि आप इस तरीके से इन नॉर्म्स को
जाकर इन चीजों को, सिद्धांतों को अपनाकर, इन बातों का ध्यान रख के, इन चीजों को इन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रख के आप अपने घर को बना सकते हो। वैसे तो देखा जाए तो पुराने समय में नए घर को बनाने के लिए वास्तु का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल हम बने हुए घर में भी करते हैं और नए घर में तो करते ही करते हैं। किसी भी वास्तु को बनाने के लिए, किसी भी घर को बनाने के लिए हमें उसका एनर्जी पता होना चाहिए। उस घर की एनर्जी तो है ही, साथ में उस घर के ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो सूर्य उसकी ओरिएंटेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। अभी तक आपने देखा कि सिर्फ 4 दीवारें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 दीवारें आपने सुनी। इनके बीच में अगर देखा जाए तो आपकी और 4 दिशाएं निकल कर आती हैं। अगर 8 दिशाओं को ही वास्तु माने तो वास्तु आधा अधूरा है और उससे कभी भी कोई भी घर वास्तु सम्मत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही जो 8 दिशाएं हैं, उन्हीं दिशाओं में सब डायरेक्शंस और हो जाती हैं और वो मिलकर आपके 16 जोन क्रिएट करते हैं। ये जो 16 जोन है, अगर आप देखें किसी भी घर को बनाने के लिए किस नियम पर आधारित है, आज हम उसके टूवर्ड्स ज्यादा बात करेंगे। कि बार बार मैं बोल रही हूं कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, तो ध्यान से देखिए। हमने सीखा अगर ये मेरे घर का नॉर्थ है, ये मेरे घर का ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। हमने बचपन से, जब से सृष्टि बनी है, यही जाना है कि सूर्य ईस्ट से उगता है। आप सभी जानते हैं ईस्ट से अगर सूरज उगता है, जब पहले 2.5 घंटे की रोशनी, सूरज जब उगता है हमें रोशनी उसकी दिखाई देती है, उसके 2.5 घंटे पहले की रोशनी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रोशन करती है। इस जो कॉर्नर पे सबसे पहले रोशनी जाती है और वैदिक वास्तु आपको ये बताता है कि जो सुबह का उगता सूरज है उसके 2.5 घंटे पहले की जो रोशनी है, उस रोशनी की किरणों में, सूरज की किरणों में गोल्डन रेशो पाई जाती है, जो जिस भूमि के जिस हिस्से पर पड़ेगी उस भूमि के हिस्से को डिवाइन कर देगी, उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर देगी, जिसकी वजह से सूर्य और जियोपैथिक एनर्जी, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी मिलकर आपके भूमि की ऊर्जाओं को चैनलाइज करती है, आपके भूमि की केमिस्ट्री को चेंज करती है। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? एक्चुअल में इसके पीछे का जो साइंस है और जो लॉजिक है वो ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जब 2.5 घंटे पहले की रोशनी, सूरज जब पूरी रात साधना करता है और सुबह पहली रोशनी जो बिखेरता है, वो यहां पर नॉर्थ ईस्ट में एक शिखी देवता होते हैं, वहां पर बैठकर साधना करता है। तो जो सूर्य 9 प्लैनेट को अपनी एनर्जी देता है, पूरे संसार को रोशनी देता है, सारे नक्षत्रों को रोशनी देता है, सारी सृष्टि को रोशन करता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, डिसिप्लिन के साथ। उसको पता है कब उगना है, कब छिपना है। मेरे और आपके कहने से वो नहीं बदलता। सृष्टि जब से बनी तब से वो अपने नियम का पालन करता है, इसीलिए सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। यहां पर जब उसकी डिवाइन पावर आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आती है तो नॉर्थ ईस्ट डिवाइन एनर्जी बनती है। यहां पर मंदिर बनाओ या ना बनाओ, यहाँ की ऊर्जाएं पवित्र हो जाती हैं, डिवाइन हो जाती हैं। यहाँ आपको इसीलिए कोई भी सामान रखने के लिए मना किया जाता है। यहाँ पर बोला जाता है मंदिर बनाओ, क्योंकि पूरे घर में एक मंदिर ही आपके घर में ऐसी जगह है जिसको आप पवित्र रखते हो, तन से, मन से और भाव से। सही बोल रही हूं ना मैं? अगर ये मंदिर कहीं और भी होता तो भी आप उसी मन से, भाव से करते, लेकिन यहां पर नॉर्थ ईस्ट में आपकी डिवाइन एनर्जी ही ऐसी क्रिएट होती है, आप बनाओ या ना बनाओ, वहां कुछ देर बैठ भी लिया तो आपको इतने मिलेनियर आइडियाज आते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, 360 चैनलाइज कर सकते हो।
यहां पर जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, किसकी वजह से हुआ? सूर्य की वजह से। सूर्य की पहली रोशनी जब इधर पड़ती है तो इस पोर्शन को डिवाइन करती है, इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत अच्छी दिशाएं माना गया है। और नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो कैलाश है, वहां पर शिव बाबा और मां पार्वती रहते हैं, सभी जानते हैं, सभी विश्वास करते हैं। पूरी सृष्टि की एनर्जी का फ्लो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है। और शिव और शक्ति यहां अर्धनारीश्वर स्वरूप में बैठे हैं, उनके श्री चरणों में ही सारी एनर्जी का इकट्ठा एकत्रित होना यहां माना गया है। अगर आप नॉर्थ की ऊर्जाओं को देखें तो सबसे सशक्त दिशा मानी गई है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ पावरफुल डायरेक्शंस हैं। ये किसकी वजह से बनी? सूर्य की वजह से। आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी जब सुबह 6 बजे हमें आसमान में दिखाई देता है सूरज, तो ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री ईस्ट से उगता है। हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अलाइन करती है, ऐसे ही रोटेशन में है। अब आपके जो एक्सेस होते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये भी तो आपके साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को डिसाइड करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन बनाते हैं, डेज बनाते हैं, सीजन्स बनाते हैं। वो किस पर आधारित है? सब कुछ सूर्य पर आधारित है। जब सब कुछ उनके हाथ में है तो आप देखिए, सूर्य आपके घर की 16 दिशाओं को क्या निर्धारित नहीं करेगा? 100% करेगा। कभी भी देखो, जब किसी भी घर के वास्तु की कल्पना आप करते हो तो आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन सबसे पहले आपको देखना चाहिए। यहां पर वास्तु अपने सम्यक संतुलन के बारे में बताता है कि अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, इसीलिए वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी आपके घर के अंदर आएगी, और जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, सारे डस्ट, सब जर्म्स, सारे नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी आपके घरों में आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर की ऊर्जाएं पॉजिटिव होंगी। अब ईस्ट डायरेक्शन हमें ये बता रहा है कि यहां से सूर्य उगता है, यहां पर उसकी रेज जाती है नॉर्थ ईस्ट में, और इधर है अगर देखा जाए तो योर साउथ ईस्ट। इसी तरीके से होता है, आप सभी देखते हैं एक प्लॉट की चार दीवारी ऐसी ही होती है। साउथ ईस्ट में आते आते सूर्य का जो टाइम है वो बन जाता है 9 बजे से, यानी कि 6 बजे से 9 बजे तक, या और ऑलमोस्ट 10 बजे तक हार्डली आप मान सकते हो। सबने सुना होगा, माना होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट आप जानते हो कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अगर आप ऑकल्ट के किसी भी वेबिनार से जुड़े हो तो इतना वास्तु ऑलमोस्ट सीखते हैं, सभी सुन लेते हैं, रील में भी सुनते हैं। क्यों बताया गया? क्योंकि यहां पर किचन बनाने के लिए इसलिए बताया गया, सूरज की रोशनी जब सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यहां पर अपनी रोशनी को बिखेरती है तो उसकी रोशनी में गोल्डन रेशो होती है। 7 रंग होते हैं ना सूर्य की रोशनी में, जब बारिश आती है तो इंद्रधनुष दिखता है, वो किसके रंग है? वो सूरज की रोशनी के, प्रकाश के रंग है। तो उन प्रकाश में आपका गोल्डन भी होता है, सिल्वर रेशो भी होता है, लेड भी होता है, अल्ट्रा वायलेट होती है, अल्ट्रा इंफ्रारेड किरणें भी होती हैं। तो ये सारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक या हार्डली 10 बजे तक आप अपने किचन में जो साउथ ईस्ट में है अगर खाना बनाते हो, तो उस किचन में बनने वाला खाना, क्योंकि वहां रोशनी पड़ी है 6 से 9 बजे तक, उस खाने को स्वादिष्ट बनाती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपना चूल्हा रखते हो और खाना बनाते हो तो उस घरों में खाना बड़ा डिलीशियस होता है, क्योंकि यहां पर जब सूर्य आता है अपनी सुबह सुबह की ठंडक के साथ, बहुत ही सूदिंग से, जब आप घास पे चलते हो तो थोड़ी थोड़ी ओस की बूंदें दिखती है ना, यानी कि 9 बजे तक भी, 6 से 9 बजे तक का एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट होता है। तो उसमें अगर आप अपना खाना बना रहे हो तो साउथ ईस्ट की किचन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप अपने इसी साउथ ईस्ट की किचन में दोपहर 2 बजे का खाना बना रहे हो तो 2 बजे आपके सूर्य महाराज यहां पर होते हैं।
आपके साउथ वेस्ट में, साउथ में आ जाते हैं, SSW में आ जाते हैं। और उस समय पर सबसे रौद्र रूप में होते हैं, जिसकी इंफ्रारेड किरणें आपके खाने में शामिल होती हैं, और उस समय पर खाए जाने वाला खाना आपको बीमारियां देता है। और कैंसर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ही नहीं, आपको आपकी किचन भी दे सकता है, आपका समय पर काम करना भी दे सकता है। इसीलिए तो दिनचर्या पर पुराने समय में बहुत महत्व दिया जाता था। सुबह उठ के सारा काम, जल्दी उठिए और अपना काम टाइम से करिए। क्यों? सूरज के साथ उठना, सूरज के साथ सोना, तभी एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहता था। लेकिन आज हमारा क्या चक्र हो गया है? सब कुछ ऑपोजिट। तो हमारा शरीर भी तो एंटी रिएक्ट करेगा ना, हमारे पंच तत्व भी तो इम्बैलेंस होंगे। अगर हमारे घर का पंच तत्व बैलेंस है और आपके शरीर का पंच तत्व बैलेंस है, तो ही व्यक्ति स्वस्थ होता है। लेकिन अगर घर डिस्टर्ब है तो आपके पंच तत्व भी डिस्टर्ब होंगे, और अगर शरीर के डिस्टर्ब हैं तो आपके घर के डिस्टर्ब होंगे। दोनों की एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यकीन मानिए कि साउथ ईस्ट का किचन भी आपको रिजल्ट नहीं देगा यहां। क्यों? क्योंकि आपने समय का ध्यान नहीं रखा। आपके बच्चों की 2 मंथ्स की वेकेशन होती है ना, कब होती है? मई जून में होती है, जब सूर्य सबसे ज्यादा बुरे रोशनी के साथ होता है, मतलब इंफ्रारेड किरणें होती हैं, जिससे स्किन कैंसर तक हो जाता है, और हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि हम उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकें। तो वो जो प्रचंड गर्मी वाला समय होता है, उसको अवॉइड कर दिया जाता है और उसमें ब्रेक दे दिया जाता है। तो केवल इतना सा ही मात्र देखकर आपको ये यकीन होना चाहिए कि सूर्य अपने आप में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करता है। हमारी जो 16 दिशाएं नहीं होती, 16 जोन बनते हैं। दिशाएं, आप में से मुझे बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? पहले मैं थोड़ा सा आपका भी तो फीडबैक देखूं। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं? कौन बताएगा कितनी दिशाएं होती हैं आपके अकॉर्डिंग? शिवाजी, आप बताएंगे? 4 डायरेक्शन होते हैं। ओके, आशा पंजाबी जी कह रहे हैं 16 दिशाएं होती है। और कोई? चैट बॉक्स में ही लिख दो, फटाफट से लिखो। कल्पना जी कह रहे हैं 4 दिशाएं होती हैं। और कोई नया है, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है जिसने पहली बार आज 0 से शुरू कर रहे हो? दीपा जी कह रहे हैं 16 डायरेक्शंस होती है। ओके, शशि जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए खुद को। शशि जी, कितने डायरेक्शंस होते हैं? वॉइस नहीं है मैम, थोड़ा सा लाउडर बोले प्लीज। जी मैम, जल्दी बोलिए प्लीज। मैम मुझे अभी 4 का ही पता है। ओके ओके ओके, ठीक है, इट्स ओके। अब हम बात कर लेते हैं। ओके, सब डायरेक्शंस 8, कल्पना जी कह रहे हैं कि 8। ओके, चलिए। अब इसी से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि वैदिक वास्तु में जो शास्त्रों में लिखा गया है वही वास्तु की बात कही गई है। कोई अपने, या मैं आपको ये बोल दूं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज जिसका भी। हाँ, अगर मैं अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अगर मैं आपको ये बोल दूं कि नहीं जी इतनी ही दिशाएं होती हैं, ये तो वो गलत है। हम जब बात कर रहे हैं शास्त्रार्थ, जब शास्त्रों में ये बताया गया है, वेदों में बताया गया है, वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब हम किसी भी वास्तु, वास्तु मतलब घर, और घर बनने के लिए आपके 4 दीवारों में आप सुखी जीवन व्यतीत करते हो, अपने परिवार के साथ हेल्दी रहते हो, पैसे कमाते हो, रिश्ते कमाते हो, और समाज में नाम कमाते हो, और अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हो, उसी को ही वास्तु कहा गया है। और ये वास्तु तभी संभव होगा जब 5 तत्व भी बैलेंस्ड होंगे। यहाँ पर जब हम अपने घर की कल्पना कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्हीं को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जब शास्त्रों में ये कहा गया कि ये तरीका है घर बनाने का, तो वो लिख दिया गया है, और लिखे हुए को मैं और आप में से हमारी हैसियत नहीं कि उसको बदल दे, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है, तथ्य हैं, और एक लॉजिक है। बिना लॉजिक कुछ भी नहीं है।
नाम वैदिक वास्तु है, लेकिन इसका लॉजिक 100% है, और मैं बिना लॉजिक आपको कभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाती हूं, इसलिए मेरी क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाती। अब अगर उसके शास्त्र की बात की जाए कि चार दीवारों को अपने रहने लायक बनाने के लिए जो चीजें लिखी गई हैं, उसी का नाम शास्त्र कहा गया, यानी कि वास्तु शास्त्र कहा गया। अब इस वास्तु शास्त्र में बताया गया कि टोटल जो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जिन चार फैक्टर की बात करी हमने, कौन से फैक्टर थे चार हमारे, कौन कौन से बताए थे, चार स्तंभ क्या बताए थे हमने वैदिक वास्तु के। मैं बार बार वैदिक वास्तु इसलिए बोलूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, वास्तु एक ही है, कोई अलग अलग वास्तु नहीं है, एक ही वास्तु है, कोई मॉडर्न कोई कुछ वास्तु नहीं है, एक ही वास्तु है, वो भी वैदिक वास्तु है। जब हम दिशाओं के चार फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें आपका भूमि, द्रव्य, काल और भाव, ये चार आपके फैक्टर निकल कर आते हैं। इन चार फैक्टर को पूरा करने में पूरा वास्तु निकल जाता है। अब सबसे पहले जो गणना करते हैं यहां पर, अगर हम अपने वास्तु की ओरिएंटेशन की बात करें तो हमने बात की कि आपके घर का ओरिएंटेशन जब करेंगे तो सूर्य उस पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। आपने कुछ ने 4 डायरेक्शन बताई, कुछ ने 8 बताई, कुछ ने 16। कभी भी जब हम अपने 4 तथ्यों की बात करते हैं, पिलर की बात करते हैं, तो उन 4 पिलर में भूमि सबसे पहला फैक्टर निकल कर आता है। ठीक है, भूमि पर ही घर बनेगा। आपकी कुंडली से, देखो एस्ट्रोलॉजर कुंडली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको घर बनाने के लिए भूमि चाहिए। इस भूमि के लिए जब भी आप अपने घर को बनाने की बात करते हो तो आपकी जो दिशाएं हैं वो बिलो द अर्थ अबव, यानी कि हाल हो जाए, यही बोलते हैं, है ना, भूमि के नीचे भी और भूमि के ऊपर भी। अब सारा वास्तु ही जब हमारा सूर्य पर आधारित है, कॉस्मिक एनर्जी पर आधारित है और भूमि पर आधारित है, तो इन दो दिशाओं को हम कैसे नकार सकते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। उनके बीच की सब डायरेक्शन होती हैं जिनको विदिशा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कुछ पोर्शन नॉर्थ का मिलेगा, कुछ पोर्शन ईस्ट का, ये दोनों दिशाएं मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनाती हैं। साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बनाते हैं, साउथ और वेस्ट मिलकर साउथ वेस्ट को बनाते हैं, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट बनाते हैं। और आपका सेंटर में भूमि के नीचे और एक आकाश की तरफ, शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ 10 दिशाओं के बारे में, 10 डायरेक्शन के बारे में बताया गया। जो ये बाकी डायरेक्शंस निकाली हैं वो मैन मेड है, वो आजकल के वास्तुविदों ने निकाला है। लेकिन वास्तुशास्त्र में ये बात कही गई है कि उसका जो तीसरा स्तंभ है, काल, काल के अकॉर्डिंग आप अपने वास्तु को मॉडिफाई कर सकते हो। ऑब्वियसली पहले जो ऋषि मुनि वाला काल होता था, उनका एक ही काम होता था, साधना करना, सुमिरन करना, अपने सांसारिक मोह से ऊपर उठना, सबको गुरुकुल में पढ़ना होता था, तो वहां का लाइफस्टाइल और समय अलग था, तो वैसी संरचना का घर बनता था, इसीलिए 10 दिशाओं की बात कही गई। लेकिन हम जब काल के स्तंभ को लेकर चलते हैं तो समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसको, पंच तत्वों को ब्रेक अगर हम नहीं कर रहे और फिर भी अपना वास्तु बना रहे हैं, तो उसमें वो दोष खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो 16 डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन आज के बाद कितना बोलेंगे, 10, लेकिन वो जोन बन गए हैं, वो पक्ष बन गए हैं, वो एरिया हमने क्रिएट कर दिया है। तो 16 जोन कहे जाएंगे और डायरेक्शन आपकी कितनी होंगी, आज के बाद कितना याद रखोगे, 10 डायरेक्शंस होंगी। ओके, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि जब तक हम अपने
सेंटर को, अपने घर के मध्य स्थान में जब खड़े होते हैं तो वहां पर सबसे पहली अनमैनिफेस्टेड एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि ब्रह्मा एनर्जी वहां पर क्रिएट होती है और वो भूमि के नीचे से हमें ऊर्जा को निकाल कर देती है। तो अब हम अपने सूर्य की दिशाओं के साथ साथ जब बात कर रहे हैं तो सूर्य केवल अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी 10 दिशाओं को बनाने के लिए। हमारी जो दिशाएं हैं वो ये 10 दिशाएं, यहां पर ईस्ट में जब सूर्य उगता है तो ये जब यहां पर आकर वेस्ट में छिप जाता है, हमने यही पढ़ा है। जब सूर्य छिपता है तो यहां चंदा मामा उग जाते हैं और पूरी रात आपको चंद्रमा की रोशनी देते हैं, और जब चंद्रमा छुप जाते हैं तो सूर्य निकल जाते हैं। इसी चक्र का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हमारे दिन बनते हैं, ऐसे ही हमारी रातें बनती हैं। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं किसी भी वास्तु को बनाने के लिए कि चंद्रमा की एनर्जी और आपके सूर्य की एनर्जी से ही आपके 16 जोन बनते हैं, 8 दिशाएं बनती हैं, 10 दिशाएं बनती हैं, 4 दिशाएं बनती हैं। कैसे? अब हमारा सूरज नहीं छिपता है, सूरज तो आसमान में ही रहता है। हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, वो जिस एक्सिस पर रोटेट करती है उससे डे और नाइट फॉर्म होते हैं, है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो धरती है वो गोल गोल घूमती है। तो जिस तरफ धरती का फेस सूर्य को फेसिंग होता है तो हमारे लिए दिन बन जाता है, लेकिन धरती के उसी समय पर दूसरे हिस्से में रात हो जाती है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। तो इसी तरीके से उनका और हमारा वास्तु भी वैसे ही बनता है। जो चीज, इसीलिए हमारे कोर्स में हम फॉरेन वास्तु अलग से पढ़ाते हैं, फ्लैट वास्तु अलग से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो बारीकियां हम लोग भूलते जा रहे हैं ना, सबको एक जैसा तोलते जा रहे हैं, इसीलिए आपके घरों में रिजल्ट नहीं है। एक एक पॉइंट पर वर्किंग होती है, चाहे आपका ग्रिडिंग हो, चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो, साउदर्न हेमिस्फेयर में हो, आपके घर का जो 16 जोन निकलते हैं उनमें सूर्य और चंद्रमा की कैसे आपको गणना करनी है। अब यहां से जब सूर्य से हमने देखा कि जो इसकी रोशनी जैसे जैसे जिस जिस हिस्से पर पड़ती है वैसा वैसा ही आपके घर का ओरिएंटेशन बनता है। हमने साउथ ईस्ट की किचन के बारे में तो देखा। अब आपने देखा होगा कि एसएसडब्ल्यू को, साउथ साउथ वेस्ट को टॉयलेट बनाने के लिए बताया गया था। क्यों बताया गया था? क्योंकि किसी भी वास्तु में जब सूर्य ये यहां पर नेगेटिव क्यों बना, क्या रीजन इसके पीछे? और कहीं भी तो बना सकते थे, बना सकते हैं ना। अब यहां पर WNW में भी बताया गया कि यहां पर भी टॉयलेट होना चाहिए। क्या ये दोनों चीजें निकल कर आई, कहीं और भी तो बन सकता है, ऐसे क्या प्रॉब्लम है इसमें? उसके पीछे का लॉजिक और मैजिक ये है कि आपका जो सूर्य है जब सुबह से निकलकर यहां पर 3 बजे के अराउंड होता है तो इस दिशा पर जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो अल्ट्रा इंफ्रारेड किरणों की रोशनी है। इसीलिए यहां पर जो भी रोशनी पड़ेगी वो जो चीज यहां होगी उसको डिस्ट्रॉय करेगी, नेगेटिव करेगी। और ये बात आप याद रखिए, दिशाओं की अपनी कोई एनर्जी होती ही नहीं है। उनके दिशाएं जो होती हैं उनके अपने अपने एक देवता होते हैं, एक एनर्जी होती है। उन देवताओं की एनर्जी से ऊर्जाएं निकलती हैं और आपकी भूमि से, उन दिशाओं से ऊर्जाएं चैनलाइज होती हैं। आर यू गेटिंग इट? कैसे आपको वास्तु को समझना होगा। सिर्फ दीवारें खड़ा करना वास्तु नहीं है, इतना इजी होता तो बहुत कुछ हो चुका होता। आपके घरों में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इतना वास्तु करने के बावजूद भी? यही रीजन है। यकीन मानिए, वास्तु को समझने की जरूरत है, वास्तु को करने की जरूरत है, वास्तु को रटने की जरूरत नहीं है। वास्तु को जैसा सामने वाला बता रहा है वैसी जरूरत नहीं है, समझ के करने की वास्तु है। यहां पर साउथ साउथ वेस्ट में जो देवता हैं, आपको क्या लगता है आपके एक छोटे घर में अगर 1000 स्क्वायर फीट से कम का कोई घर है, उसको भी हम
उतने ही 16 जोन में डिवाइड कर रहे हैं, और एक मेरा 5000 स्क्वायर फीट घर है, उसमें भी मैं 16 जोन में डिवाइड कर रही हूं। तो आप सोच के देखिए, क्या दोनों सभी का जो एरिया निकलेगा क्या वो बराबर होता है? ऑब्वियसली नॉट, उसका छोटा होगा। शास्त्र ये कहता है कि 1000 स्क्वायर फीट से कम वाले घरों में तो 16 जोन निकालने ही नहीं चाहिए। वैदिक वास्तु ये बोलता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप एलिमेंट बैलेंस कर लेते हो तो भी आपके घर में वास्तु की ऊर्जाएं चैनलाइज होती हैं। यही मास्टरी का नाम है वैदिक साइंस, वैदिक वास्तु। अब यहां पर जब हमने यहां टॉयलेट बनाया तो यहां सूर्य की नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन WNW में जब सूरज यहां छिप जाता है शाम को और मून का उदय होता है, ये कहा है शास्त्रों में कि उगते हुआ सूरज पॉजिटिव होता है और उगता हुआ चंद्रमा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो अपने बाल्यावस्था में होता है, चंचल होता है। बच्चा कैसा होता है? बच्चा बड़ा चंचल होता है, उसको पता ही नहीं है क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो मन में आया उसको वो करना है। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो रूठ जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसके मन मर्जी पे वो काम करता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और उसको बोलो पोएम सुनाओ, चलो बेटा पोएम सुनाओ, नहीं सुनाएगा, उसका मन ही नहीं है। तो चंद्रमा यहां पर अपनी बाल्यावस्था में होता है, इसीलिए वेस्ट से जब उदय होता है सूरज छिपने के बाद, तो WNW में जिस एज में होता है उस एज के रिफ्लेक्शन आते हैं। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट तक, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जितने भी जोन आते हैं उनमें नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, और इसीलिए भी जोड़ा गया कि यहां पर जो देवता एनर्जी फील्ड हैं वो भी असुर प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, तो दोनों को बहुत ही अलग से समझने की जरूरत है। जब नॉर्थ वेस्ट तक जाता है चंद्रमा तो अपनी यंग एज में होता है, अपनी यौवनावस्था में होता है, और जब पूरी तरीके से खिला हुआ चंद्रमा होता है तो अपनी 27 कलाओं को बिखेरता है। और इसकी रोशनी जब नॉर्थ वाली डायरेक्शन से होते हुए, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए ईस्ट तक आती है, तो आप के लिए जो सूर्य के लिए भी पॉजिटिव डायरेक्शन थी, हमने यही था शुरुआत की जब, कि सूर्य की रोशनी यहां पड़ती है तो डिवाइन एनर्जी क्रिएट करती है, और रात को भी जब चंद्रमा की एनर्जी इस पर पड़ती है तो इसी हिस्से को अपनी ऊर्जा दे देती है। तो जिसमें सूर्य की पूरी ऊर्जाएं, चंद्रमा की पूरी ऊर्जाएं हो, तो सोचिए क्या अल्टीमेट एनर्जी वहां क्रिएट होगी। इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा ये बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटी, गेन्स, प्रॉफिट, पैसा एंड ऑल दैट। समझ पा रहे हो आप इसके पीछे का लॉजिक? समझ पा रहे हो? क्या आज से पहले आपने सीखा था ऐसा? क्या आपने पढ़ा था? ऑनेस्टली आंसर करिएगा प्लीज, ऑनेस्टली आंसर करिएगा, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। जब हम इस तरीके से अपने वास्तु की गणना करते हैं ना, तो आपको एक एक डायरेक्शन, एक एक जोन वो एनर्जी को क्रिएट करके देता है, और नहीं होता है तो हम एनर्जी क्रिएट करवा लेते हैं, क्योंकि वैदिक विधियां इतनी साइंटिफिक और सटीक मेथड है कि जिसने किया है विद इन सेकेंड एनर्जी चैनलाइज हुई है। इसीलिए वैदिक विद्याएं जो होती हैं वो आपके शास्त्रों पर आधारित हैं। उसमें हम मुहूर्त देखते हैं, आपका नक्षत्र देखते हैं, आपकी DOB देखते हैं, आपके घर का फेसिंग देखते हैं, और आपके घर की एंट्रेंस देखते हैं। अगर नहीं है तो उनको प्रॉपर बनाने की भी विधियां वैदिक है। कोई टेप वास्तु हम नहीं करते, सॉरी, मैं कभी भी टेप से काम नहीं करती। टेप से और लोहा और एल्यूमिनियम मैं अपने वास्तु की रेमेडी में इस्तेमाल नहीं करती। अगर लोहा इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो पूरा घर हमारा लोहे से ही बना होता है, पूरा पिल्लर और सब कुछ बना होता है कि नहीं? सर ये सारे पूरे घर को, ढांचे को बनाते हैं ना। अगर लोहे से ही मेरी दिशाएं ठीक हो जाती तो मेरा घर बीमार होता ही नहीं। तो लॉजिक समझिए, उसके उसके पीछे का साइंस समझिए, तब अपने घरों का वास्तु करिए। अब अगर हम अपने 5000 स्क्वायर फीट के घर में भी सेम वास्तु अप्लाई कर रहे हैं और 1000 में भी,
तो ये हमारी विडंबना है कि हमने वास्तु को देखा कैसे। जब चंद्रमा अपने नॉर्थ में यहां पर आता है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके मन का कारक है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा ही आपका व्यापार है और चंद्रमा ही आपके लिए पैसा है। तो अगर आप अपने नॉर्थ से ईस्ट तक की डायरेक्शन को बैलेंस करते हो, उसको बैलेंस करने के लिए किन किन प्रिंसिपल को देखा जाता है, तो भी आप अपने आयाम को, अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट को क्रिएट करते हो। आप खुद से अपने घर को क्रिएट करते हो अपने दो ग्रहों के मेल से। तो जिस घर में चंद्रमा की रोशनी और सूर्य की रोशनी तरीके से, संयम से और क्रमबद्ध तरीके से आ रही होगी, उस घर का ओरिएंटेशन अमेजिंगली काम करता है। और हम भूमि की ऊर्जाओं को ऐसे चैनलाइज करते हैं जिसकी वजह से वहां पर जो ऊर्जाएं क्रिएट होंगी और उस आपके घर के फ्लोरिंग पर, आपके घर की एंट्रेंस पर, आपके घर की खिड़कियों से जो कॉस्मिक एनर्जी अलाइन होगी और आपके घर के अंदर एंटर करेगी, वहां पर एक मैजिक क्रिएट होता है। एक आपके घर के अंदर एक केमिस्ट्री चेंज होती है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिविटी निर्धारित होती है। समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा वास्तु? मेरे वास्तु को कैसे आप सीखेंगे? मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूं कि अगर मैं रेजोनेट कर पा रही हूं तो थम्स अप करके बताइए। थोड़ा डिफरेंट लगा और आप सीखना चाहते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से, तो मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। थम्स अप करिए कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं और आप तक मेरी बात पहुंच रही है, क्योंकि इन 2 दिनों में मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाना चाहती हूं कि कम से कम आप एक बार सोचेंगे जरूर कि अभी तक हमने क्या किया था। थोड़ा या ज्यादा आपने किया जरूर है सबने, क्योंकि हम इस इन्फ्लुएंस से बच ही नहीं सकते जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है। हम बच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का हमारा भाव है, जो हमारा चौथा स्तंभ है। भाव हमें बताता है कि हम अपने घर में वो सब कुछ खुशियां लाना चाहते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, और कोई गलत भी नहीं है, सभी चाहते हैं। इस चीज को क्रिएट करने में जो जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, उसी का ही खामियाजा शायद हम भुगतते। अब किसी भी वास्तु के लिए हमने क्या क्या बातें की कि आपको सन चाहिए, आपको अर्थ चाहिए, आपको मून चाहिए। अब किसी भी घर के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जब आप बात करते हैं, तो आपके घरों में ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट कहां से आता है? जब हमने अपने घर को बनाया ही भूमि के ऊपर है, तो हमारे घर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आएगी? भूमि के अंदर से ही सारी ऊर्जाएं क्रिएट हो रही हैं। सपोज करो आपका घर सीधा ना जाके थोड़ा सा अगर टिल्टेड हो जाए तो कैसा होगा? आप में से कोई व्यक्ति, अगर हम सभी व्यक्ति अगर टेढ़े होके चलने लगे तो क्या हम बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जी पाएंगे? यस और नो? है ना? अगर आप अपने वीडियोस ऑन करोगे ना, तो वैसे भी हम लोग बात करते रहेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है? अब यहां पर अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज हो जाए, क्योंकि हमने क्या सीखा, भूमि से ऊर्जाएं हमेशा स्ट्रेट वे में निकलती है और अपवर्ड आती। ठीक है? यही एंगल है उनका आपके तरफ आने का। अगर मेरा घर इस तरीके से बना हो, ऐसे ऐसे मेरा घर बना हो, मेरी बिल्डिंग ऐसे बनी हो, क्या मैं अपने सामान को सही तरीके से रख पाऊंगी? ऑब्वियसली गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूं तो गिर जाएगा। मुझे बैलेंस आउट करने के लिए इसको प्रॉपर अलाइनमेंट देना होगा ना। उसी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं। नाम वैदिक वास्तु है, हम साइंस पे काम करते हैं, राइट? यहां पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, आपके घर की 4 दीवारें, आपके घर में रखे जाने वाला ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, चाहे आपका फर्नीचर है, आपका बेड है, आपके बच्चों का स्टडी टेबल है, आपकी तिजोरी है, आपकी चौखट है, आपके वॉश बेसिन है, आपके घर के टॉयलेट सीट्स हैं, एनीथिंग यू कैन काउंट इन बिटवीन। जो चीज आपके घर में रखी है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के
अकॉर्डिंग नहीं है, टिल्टेड है, उसको बोलते हैं कि वाटर लेवल में ना होना। वाटर लेवल क्या होता है? वाटर लेवल होता है आपका बिल्कुल एक जैसा अलाइनमेंट होना, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना। एक पॉइंट सेंटीमीटर जितना भी अगर टेढ़ा मेढ़ा कहीं कुछ हो गया तो वहां से आपके घर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आप अवेयर ही नहीं है इस चीज के लिए। किसी किसी की दीवारें देखो, अगर आपने प्लास्टर करवाया, अगर प्लास्टर में हल्की फल्की ऐसे दीवारों में टेढ़ा मेढ़ापन आ जाए प्लास्टर में भी, तो भी वो दीवारें आपको नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर रही हैं। सोचा है आप में से किसी ने? अब देखो ये आशा पंजाबी जी के पीछे की दीवार देखो, आपके प्लास्टर ये निकला हुआ है क्या दीवार पे? प्लास्टर निकला हुआ है मैम। अब देखो प्लास्टर जितना भी लगा हुआ है उससे नीचे की दीवार में ये जो पॉइंट जितना भी अगर डिस्टरबेंस है ना, तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आपका लेवल खराब हो गया ना। इसीलिए आपको वाटर लेवल पर चीजों को इंक्लाइन करना चाहिए। अगर आपका बच्चों का एक छोटा सा एग्जांपल है, बच्चों का स्टडी टेबल ही आपका टेढ़ा मेढ़ा है, हिल रहा है, बच्चों का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, मेमोरी जीरो हो जाएगी, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। आपकी तिजोरी अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो आपके सारे पैसे को बहा देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आपका ये क्या लिखा, मैं ढाल देते हैं घर को, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन रिपीट करें। यहां पर आप अपने वाटर लेवल के बारे में जानने के लिए कि अगर अपने वो जो ढाल है वो फ्लोरिंग का बता रही हूँ, फ्लोरिंग का फ्लो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसके बारे में अलग बात करेंगे। यहां पर जिस वाटर लेवल की बात करी गई है कि अगर सपोज करो आपका ये एक बेड है, ठीक है, आपका ये बेड है, आपका ये कोई बेड है, आप इसी पे तो सोते हो, दिखाई दे रहा है सबको? बेड दिखाई दे रहा है? मेरी ड्राइंग समझ आ रही है ना सबको? ये आपका बेड हेड है, राइट। अगर आपके बेड हेड में, सॉरी, आपके बेड पे जो एक जो आपका पैर है अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हिल रहा है, आपका ये बेड हेड हिल रहा है, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब रहोगे, आप जब अगले दिन अपने काम के लिए जाना होता है तो रिलैक्स्ड फील नहीं करोगे, आपको माइग्रेन और सर दर्द जैसी समस्याएं हो जाएंगी। समझ पा रहे हो बात को? हम छोटी छोटी चीजों को जो अवॉइड कर रहे हैं वो छोटी सी चीज नहीं है, वो छोटी चीज नहीं है, वो आपके घर का वाटर लेवल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देती है, उसी से ही सारा वास्तु निर्धारित होता है। और वैदिक वास्तु इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मेरे रेजिडेंशियल के कोर्स में 30 क्लासेस बनती हैं, 30 to 35 क्लासेस बनती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, इसी वजह से। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाए किसी की भी, सपोज करो आपका ये जो वाटर लेवल की बात कर रही हूं ना, आप लगा के देखिए, आप इसको एग्जामिन कैसे कर सकते हो। आपके बच्चों के पास कभी एक टॉय देखा है आपने? एक टॉय ऐसा जो वाटर बबल वाला आता था, नहीं तो इसका एक मीटर भी आता है जिससे आप वाटर लेवल को, इसमें बबल्स होते हैं, इसमें जेल भरा होता है, और नहीं तो वो रिंग वाला एक बच्चों का टॉय आता है जो टॉय शॉप में मिल जाता है। अगर ये सेंटर होता है, अगर इधर टिल्टेड करोगे तो ये सारे बबल्स इधर आ जाते हैं, इधर करोगे तो इधर आ जाते हैं, है ना? देखा है कभी ऐसा? बचपन से अभी तक कभी तो देखा होगा। तो अगर मैं इस मीटर को, वाटर लेवल चेक करने का मीटर भी आता है, उसको अपने WC के पास अगर मैं लगा दूं और मैं उसके बारे में चेक करूं कि वो WC जो है वो वाटर लेवल में है कि नहीं। अगर आपके घर का टॉयलेट वाटर लेवल में नहीं है तो यकीन मानिए नॉर्थ ईस्ट का ही टॉयलेट नहीं, आपको SSW का टॉयलेट भी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी देगा। लिखवा लीजिए मेरे से।
क्योंकि हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं और कोई ध्यान देने भी नहीं देता है। एक्चुअली में विडंबना ये है, हम इतने ज्यादा उस चीज के बारे में कि साइकोलॉजी को चेंज कर दिया है हमारी, कि हम इन चीजों पे सोचना ही नहीं चाहते हैं, बट नहीं सोच रहे हैं, इसलिए हमारे पास वास्तु में रिजल्ट नहीं है आपके घरों में। अगर आपके घर के, ये तो WC की बात है, अगर आपके घर की चौखट ही थोड़ी सी वाटर लेवल में नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो समझ लीजिए आपके घर की हालात बहुत बदतर हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर से ही होकर आ जाती है। कोई भी चार दीवारी, अगर मुझे इसमें ओपनिंग करनी है, अंदर जाना है तो ओपनिंग करनी पड़ेगी ना। अगर ओपनिंग नहीं करूंगी मैं, चार दीवारी क्लोज्ड होंगी, तो क्या हम उसको घर बोलेंगे? घर ही तब बनता है चार दीवारों का जिसके अंदर एंट्रेंस हो, जिसके अंदर एक चौखट हो, आपके घर के अंदर प्रवेश द्वार हो। तो वो प्रवेश द्वार ही अगर वाटर लेवल पर नहीं है, तो यकीन मानिए आपके घर के 12 बज चुके होंगे, बहुत ही बुरी स्थिति में झेल रहे होंगे। ये चीजें सोचने के लिए बोल रही हैं आपको। अगर आगे बात करें, ये वाटर लेवल आपके घर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हम अर्थ पर रहते हैं, सभी को पता है, भूमि पर रहते हैं। यहां पर आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, राइट? यहां पर हमारी अर्थ इसी एक्सिस पर फॉल करती है। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है नॉर्थ टू साउथ एक्सिस पर अगर है तो बहुत पॉजिटिव बताई गई है। इसीलिए आपने सबने सुना होगा कि हमें अपने पैरों को, अपने पैरों को नॉर्थ की तरफ करके सोना चाहिए और अपने हेड को साउथ में करके सोना चाहिए। सबने सुना है? से यस और नो, सबने सुना है ना? क्यों? उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? हर व्यक्ति के हेड पर नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ अट्रैक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन से समझ लो इजीएस्ट वे में। और पैरों में साउथ होता है। अब आपने किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या कभी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या किसी बैटरी को चार्ज करना है, सेल डालना है, तो क्या नेगेटिव और नेगेटिव को ही डालते हैं क्या हम एक साथ? नहीं ना। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को डालते हैं? नहीं। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो बैटरी ऑन होगी ना। हमारी बैटरी ऑन होने के लिए इसीलिए वास्तु में ये बताया गया कि जो आपके सोने की प्लेसमेंट है उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स को अप्रोप्रिएट करने के लिए नॉर्थ टू साउथ ही एक्सिस पॉसिबल इस अट्रैक्शन को क्रिएट करता है। अब यहां पर साउथ में हमारा हेड है, हेड में हमारा नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ टू साउथ एक्सिस हमारा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? हमारे पैरों में साउथ है, तो यहां पर भी नॉर्थ टू साउथ एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? तो एनर्जी का फ्लो जिस मैग्नेटिक फोर्स के साथ होना चाहिए वैसे हो रहा है। आपके आगे है, दिखाई दे रहा है, समझा पा रही हूं मैं आप लोगों को? वैसे ही हो रहा है। अब इसी मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग ये बता दिया गया कि आपका सिर साउथ में होना चाहिए, पैर नॉर्थ में होना चाहिए। अब यहां पर एक और आपका मिथ क्लियर कर दूं, जिसके बारे में आजकल मजाक भी उड़ाया जाता है, बट ये विडंबना है। हमारे वेदों से निकले साइंस को लोग अपने मजे के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मॉडिफाई करते हैं। बट ये हम विडंबना ही कह सकते हैं। जब हम अवेयर ही नहीं है इस चीज को लेके, तो हम नेगेटिव भी नहीं बोल सकते किसी के लिए। तो यहां पर जब हम इसी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको फेसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी टॉयलेट सीट
सन को फेस करते हुए है, लाइक दिस। जब आप यहां बैठते हो तो फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ हो, सॉरी नॉर्थ नहीं, फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट अगर आप फेस करके बैठे हो या वेस्ट करके बैठे हो तो ऑब्वियसली आपकी पीठ होगी यहां। फेसिंग अगर इधर है या इधर है, कोई मुझे एग्जाम्पल दे, मतलब अपना एग्जाम्पल दे सकता है कि आपके घर की टॉयलेट सीट ईस्ट फेसिंग है और आपके घर के व्यक्तियों में किसी न किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है कोई व्यक्ति ऐसा? फेसिंग ईस्ट, नो पाइल्स, ओके। वही तो बोल रही ना, नहीं वॉल होने से मतलब नहीं है, वॉल होने से अब तो वॉल के अंदर तो क्या आपके घर की रोशनी नहीं आ रही होगी? आपके हर दीवारों के माध्यम से सूर्य की रोशनी आपके घरों के अंदर प्रवेश करती है। आपके घर की दीवारें आपकी जब एनर्जी को चैनलाइज कर लेती हैं तो क्या सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? आप थोड़ा सा एक दो चीज, अब कितना टाइम हो गया सारा जी आपको अपने घर में रहते हुए? इस घर में क्या आपका खुद का घर है या रेंटेड अपार्टमेंट है? जब भी हम ईस्ट और वेस्ट फेसिंग करते हैं तो ये सूर्य, उस सूर्य का अपमान करते हैं जिस सूर्य का यूज करके हम पूरा वास्तु बनाते हैं, जिस सूर्य के होने से सारे नवग्रह ऊर्जा पाते हैं, स्टार्स को रोशनी मिलती है, प्रकृति को सृजन मिलता है। उसके तरफ अगर बैठ सामने फेस करके अगर आप अपने घर को टॉयलेट बनाते हो तो उन घर के लोगों में दोष पाया जाता है। ये तो एक मैंने जस्ट एक बताया, बहुत सारे टेस्टिमनीज है, ऐसा नहीं है कि एक ने बोल दिया तो नहीं होगा। इतने एग्जाम्पल्स हैं कि उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, समाज में उनका जितना रुतबा होना चाहिए वो अटेन नहीं करते हैं, सोशल कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, उनको डिफेमेशन का भी सामना करना पड़ता है, कई बार आइसोलेशन में रह जाते हैं और अपने ही लोग उनको स्टेप बैक करते हैं। कितनी ही प्रॉब्लम मैं गिना सकती हूं। तो ये फेसिंग भी मैटर करता है। यहां पर आपके घरों में मैग्नेटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स, अब मुझे बताइए आपके रेक्टेंगुलर और स्क्वायर घर में, एक घर है जो ईस्ट, ये ईस्ट और वेस्ट है और ये है नॉर्थ और साउथ। किसका घर इस तरीके से बना हुआ है और किसका घर इस तरीके से बना हुआ है? यानी कि आपका ईस्ट फेसिंग हो सकता है, वेस्ट फेसिंग हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपका ये लंबा होगा। मतलब लॉन्गर पैटर्न को देखिए, फेसिंग ना भी हो, इधर उधर हो तो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से अगर आपने बनाया हुआ है, किसका ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर है, पहले उनकी बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट। ओके, शिवाजी से बात करते हैं। जी शिवा जी, आप मुझे ये बताइए, आप स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है? आपका ईश्वर की आराधना में या पूरा फैमिली में आपके घर में एनर्जी ऐसी होती है कि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, लेकिन आपके पैसों के अकॉर्डिंग जब आप एफर्ट करते हैं तो आपको बहुत डिले, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? यस मैम, करना पड़ता है। यही है, आपको बहुत ही मेहनत के बाद इतना टाइम, और लास्ट में तो ये हो जाता सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देते हो आप देखो जो करना है। जी। शशि जी बोल रहे हैं, शशि जी कह रहे हैं कि उनके घर में भी साउथ नॉर्थ, ओके आ रहे हैं अभी उस पे भी। पर अगर देखो ये कैसे प्रिडिक्ट किया, आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो ये प्रिडिक्शन कैसे हुई, क्यों? क्योंकि जब हम ईस्ट और वेस्ट घरों के लॉन्गर की बात करते हैं, यानी कि जिसमें ईस्ट और वेस्ट लंबा होता है इस तरीके से,
ऐसे घरों में नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है, और लंबाई में, यानी कि इधर से इधर तक लंबाई ज्यादा एनर्जी क्योर कर रही है, और नॉर्थ टू साउथ कम एनर्जी इनको मिल रही है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है और साउथ से जो आपको विल पावर और पावर जनरेट होती है उसका रेशो कम हो जाता है। सारी चीजों का माध्यम यही होता है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर हमेशा मंदिरों को बनाने के लिए ऐसे प्लॉटों का चुनाव किया जाता है। अब आपका घर मंदिर तो नहीं है, ऑब्वियसली मंदिर जैसे प्लॉट में ऊर्जाएं मंदिर जैसी ही होंगी। वहां पे गृहस्थ आश्रम में जो चाहिए, गृहस्थ आश्रम में क्या चाहिए? परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, समाज में नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो क्या हम वहां ये सब चाहते हैं? हम अपनी प्रार्थना लेकर जाते हैं ना। वहां का जो ओरिएंटेशन होता है, वहां आप पैर रखते ही आपके भाव बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? आप भगवान के प्रति ही सारे मन से, तन से और भाव से कनेक्ट हो जाते हैं। ये रीजन क्या है? वहां की एनर्जी ऐसी चैनलाइज हो जाती है क्योंकि वहां भी काम जियोपैथिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी का ही है, मैग्नेटिक फील्ड का ही है। वहां की एनर्जी भगवान से जोड़ने के लिए व्यक्ति का चुनाव करती है। इसीलिए जब हम ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर हाउसेस में रहते हैं तो हम स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी बनते हैं, जो अपने घरों में हमें जो जो चाहिए उनको लेने में प्रॉब्लम आती है। मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप भगवान के प्रति तो मोड़ हो जाओगे, लेकिन अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उनमें बहुत तकलीफ होगी। अब इस प्लॉट पे आ जाते हैं। शशि जी ने बोला था नॉर्थ और साउथ उनका लॉन्गर है। यहां पर जो एक्सिस है यही हमारी अर्थ का भी एक्सिस, हमने बोला था नॉर्थ पोल साउथ पोल प्रॉपर अलाइनमेंट में है। तो जिसमें नॉर्थ टू साउथ एक्सिस लॉन्गर होता है, ऐसे घरों में ऊर्जाएं प्रॉपर प्रोपोर्शन में चैनलाइज होती हैं। यहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, गृहस्थ आश्रम की जितनी भी इच्छाएं हैं, पैसा, धन, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, परिवार, एजुकेशन, आपका धन संपदा, वैभव, सौभाग्य, एवरीथिंग यू कैन गेट। लेकिन अगर हम इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ऑब्वियसली हम अपने घरों में पूजा रूम बनाते हैं तो W5 पर, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन इज द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन फॉर पूजा रूम। ठीक है, पूजा रूम, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाओगे तो जो उसका गर्भगृह होता है वो भी W5 पर ही, जो मेन मूर्ति होती है, यानी कि कोई दुर्गा का मंदिर होता है, कोई गणेश जी का मंदिर होता है, कोई विष्णु जी का, कोई शिव जी का, जो मेन मंदिर होता है, जिसके नाम का मंदिर होता है, वो जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह में W5 पर ही रखी होती है। अगर हम भी अपने घरों में W5 पर अपने पूजा रूम को बनाते हैं तो वहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आर यू गेटिंग इट? कनेक्ट कर पा रहे हो बात को? हम ईच एंड एवरीथिंग लॉजिक और साइंस के साथ बता रही हूं। क्या आपको लग रहा है कि मैं मेरे तरफ से बता रही हूं? सब कुछ आपको लिखा हुआ है, सब कुछ बताया गया। यहां पर जब एक्सिस की बात आती है तो नॉर्थ और साउथ एक्सिस आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप अपने घरों को बनाते हो और अपने घर से आप क्या चाहते हो, सब कुछ बताता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपके घर के नजरियों को बदलती है, आपके घर की एनर्जीज को चैनलाइज करती है और आपके घर के दोषों को दूर करके आपको जो चाहिए उस तरीके की संरचना बताती है। बहुत सारी शेप्स होती हैं वास्तु में, प्लॉट की बहुत सारी शेप होती हैं। यहां पर जो शेप है वो सबसे बेस्ट शेप हमेशा नॉर्थ टू साउथ एक्सिस हो या स्क्वायर प्लॉट को ही बताया गया है, क्योंकि इनमें जिन देवता एनर्जी फील्ड का
मैंने बताया ना आपको, कभी भी किसी भी प्लॉट में जो डायरेक्शंस होती हैं उनकी अपनी ऊर्जाएं नहीं होती, उनके अंदर से ऊर्जाएं जब वास्तु पुरुष किसी भी जगह पर स्थापित हो जाता है, अगर यूं देखा जाए तो अलग अलग तरीके की ऊर्जा होती है, लेकिन घर के अकॉर्डिंग जो ऊर्जाएं होनी चाहिए ना वो नहीं आ पाती। वो जब सम्मत होती हैं जब वास्तु पुरुष आपके घर के अंदर स्थापित हो जाता है। यानी कि जब एक वास्तु पुरुष चार दीवारी के अंदर आता है तो उसके ऊपर 45 देव शक्तियां भी आती हैं और उनकी देवताओं की एनर्जी अपने अपने जिस हिस्से पर बैठी है वैसी ही ऊर्जाएं उस दिशा से, उस जोन से निकल कर आती है, जिससे हमारे परिवार में, हमारे घर में दुख और सुख की परिभाषा आपके जीवन में निकल कर आती है। तो जो शेप है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल अच्छी बताई गई है। यहां पर किसी भी प्लॉट का शेप देखिए बहुत सारे होते हैं, ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है, चौकोर होता है, अष्टभुजाकार होता है, सर्कुलर होता है, सो मेनी डायरेक्शंस, सो मेनी शेप्स आर देयर। लेकिन इन शेप्स को भी रेक्टिफाई करके आपको इन्हीं दोनों शेप्स में ही कन्वर्ट करके अगर आप अपने घर को बनाते हो तो वहां से भी ऊर्जाएं आप चैनलाइज कर सकते हो। इस कोर्स की अगर बात करते हैं तो कितने लोग हैं कि अब आप थोड़ा सा कोर्स को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस कोर्स में, बताऊं या अभी पढ़ना है? चलिए कोई नहीं, मैं पहले पढ़ा ही देती हूं, मेरा भी अभी मूड बना हुआ है, बाद में देखेंगे। यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं अपने प्लॉट के शेप की, तो प्लॉट का शेप आपको रेक्टिफाई करके अगर किसी भी शेप में है तो उसको इन्हीं शेप्स में ही आपको कन्वर्ट करना चाहिए पहले। और चाहे आपका कोई भी शेप का प्लॉट हो सकता है। अब इस प्लॉट के अंदर, किसी भी प्लॉट के अंदर जब वर्किंग की जाती है तो इस वर्किंग के लिए आपको भूमि का विभाजन करना होता है। सपोज करें आपके इस घर के अंदर अगर देखें तो आपका घर कहां पर क्या क्या बनना चाहिए, उस घर के लिए आपका घर यहां पर 4 हिस्सों में बांटा जाता है आपके घर के ओरिएंटेशन के लिए। तब जाके आप अपने घरों में कहां पर दरवाजा आना चाहिए, कहां पर रूम आना चाहिए, कहां पर पूजा रूम आना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया हमने? सबसे सेंटर में आपके ब्रह्मा एनर्जी होते हैं। ये चारों जो आप गलियारे देख रहे हैं ये अलग अलग एनर्जी के फील्ड होते हैं, अलग अलग भूमि के एनर्जी के चैनल होते हैं। ब्रह्मा एनर्जी जब इनके साथ अलाइन होता है तो आपके घर का ओरिएंटेशन अच्छे से आप कर पाते हो। आपने अभी तक, आप मुझे इसमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, आपने अभी तक क्या सीखा कि आपके जो ओरिएंटेशन है सिर्फ आपको आउटर पेरिफेरी के बारे में बता दिया जाता है। इधर आपका यहां से एक त्रिकोण बनेगा वो आपके दिशाओं को बता देगा और ये आपका पूरा ही जोन ऐसे हो जाता है। ऐसा वास्तु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भूमि के चौकोर टुकड़े के अंदर जब एनर्जी फ्लो होता है, वास्तु पुरुष आकर अपना स्थान लेता है, उसके ऊपर जो शक्तियां बैठी हैं वो शक्तियां अपनी अलग अलग हिस्से की अलग अलग एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर मैं ब्रह्मा सेंटर में, आपको सबको पता है ना कि ब्रह्मा एनर्जी सबसे, मतलब ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, सब जानते हैं आप। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि पुराने समय में आंगन होता था, आंगन को खुला रखा जाता था, ओपन टू स्काई रखा जाता था, जिसमें जल भी आता था, हवा
I guess there is some issue at Ruchi ma'am side. So, ma'am, are you able to hear me? Hello? Hello? So let her join again back. मैम एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए. That would be nice. मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आशा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, ये डिस्कनेक्शन थोड़ा सा हुआ है तो मैं इसी पे समझाने की कोशिश करती हूँ. अभी आई डोंट नो क्या रीजन हुआ. नेटवर्क भी स्ट्रांग है. जस्ट मैम आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया है. अपने सिस्टम को आप जो है रीस्टार्ट कीजिए. मीनवाइल यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द मोबाइल. यस. जी. अगर हम अपने वास्तु के इसी कौन से टॉपिक पे थे हम? हाँ, वास्तु अगर हम आपके घरों के अकॉर्डिंग भी अगर इसी तरीके से आप अपने घरों को देखेंगे कि जब हम चार दीवारी में चार सेक्शन करने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको आउटर पेरिफेरी पर ही अपने घर का ओरिएंटेशन करना चाहिए. अपने घर के ओरिएंटेशन के लिए आपके पास सिर्फ आउटर पेरिफेरी ही नहीं, जहां पर ये बता दिया जाता है कि आपका टॉयलेट सीट साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए. साउथ साउथ वेस्ट में और भी बहुत सारी एनर्जी आपके पास ब्रह्मा यानी कि सेंटर तक बची हुई होती है. वहां पर आपको क्या बना लेना चाहिए. ऐसे थोड़ी कि आप पूरा ट्रायंगल में जैसे शक्ति चक्र में बताया गया है वैसा ही आप उसको चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता. उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कभी भी आपके अपने घर को जब आप ओरिएंट करेंगे तो उसके ब्रह्म स्थान को खाली रखना है. ब्रह्म स्थान के बाद कुछ एनर्जी ऐसी आती जहां पर आप अपने घर का पूजा रूम भी बना सकते हो. थोड़ा सा उसके आगे चलोगे, अगले पेरिफेरी पर चलोगे तो वहां पर आप कुछ और ओरिएंटेशन कर सकते हो. उसके आउटर पेरिफेरी पर ही सिर्फ भृंगराज देवता का पद है जिस पर आप टॉयलेट बनाते हो. बट हमें क्या पढ़ाया गया है कि आपके एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट बना दो. क्या पूरे ब्रह्म स्थान से लेकर आउटर तक आप टॉयलेट ही बनाते हो अपने घरों में? सोच के देखे इस बात पर. कभी भी नहीं होता. लेकिन हमारे अंदर इस तरीके से बातों को चैनलाइज किया गया है कि हम समझने में बहुत देरी लगा रहे हैं. तो क्या आप इस बात को समझ पाए? आपको मैं कुछ समझा पाई इस चीज में? आशा जी आपको समझ में आ रहा है? आपके फीडबैक, क्योंकि जब तक मुझे आप लोगों से आंसर नहीं मिलेंगे मैं आगे कैसे चलूंगी. ओके, ठीक है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. उसके बाद अगर हम बात करें अपने मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और आपके घर का जो ओरिएंटेशन जब आप करते हो तो उस तरीके से अपने घर को जब आप अरेंज करते हो तो आपके घर का चार दीवारें, आपके घर के अंदर बनने वाली
जिससे आप आप मुझे देख पा रहे जी, थैंक यू सर। इसी तरीके से जब हम अपने घर के वास्तु की बात करते हैं तो ऐसे ही बारीकियों को ध्यान में रखकर हमें अपने घर के ओरिएंटेशन को करना चाहिए। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपके फीडबैक जरूर देखना चाहूंगी, और आप में से कितने लोग हैं जो इस तरीके की वास्तु को पढ़ना चाहते हैं, आगे सीखना चाहते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम डेफिनेटली इसके बारे में आगे और बताएंगे। और कल आपको अपने घर के दरवाजे कैसे होने चाहिए, कैसे आपको दिशाओं को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अपने घर में चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। जी, अगर इस कोर्स की बात करें तो इसमें हम इन डेप्थ में आपके घर को कैसे बेसिक और ग्राउंड रूट लेवल से एनर्जाइज करेंगे, एक एक बारीकी से पढ़ते जाएंगे, जिसमें सूर्य की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, आपका मून, आपका प्लैनेट्स को कैसे हमने देखना है, आपके 16 जो डायरेक्शंस बोलते हो या जोन बोलते हो, मेनली 10 दिशाओं के बारे में, और 16 जोन को बैलेंस कैसे करेंगे। इन बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैसे आप ठीक करेंगे। उसके साथ साथ आपके लिए, आपको घर मिल गया, आपको पता चल गया आपको अपने घर का वर्किंग कैसे करना है, मैप पे काम कैसे करना है, कैसे आपको पता चले 16 दिशाएं आपकी कौन सी हैं, 16 जोन कैसे निकालेंगे, वो भी ग्रिडिंग आपको इसमें सिखाई जाती है। अपने घर का ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे, आप अपने घर की भूमि का विभाजन कैसे करेंगे, और विभाजन होने पर कौन कौन से भूमि के हिस्से पर आप क्या क्या बना सकते हो, अलग अलग जोन को। जैसे ब्रह्म स्थान है तो उसके बारे में अलग क्लास है, उसके बाद जो स्थान है उसके बारे में अलग क्लास है। यकीन मानिए कि 4 भाग को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। तो समझ लीजिए कि 4 दिशाएं और 8 दिशाएं ही वास्तु नहीं है। आपके भूमि को सिलेक्ट करने के लिए जो सॉइल की एनर्जी होती है, आपको टेस्टिंग करना भी सिखाया जाता है कि वो भूमि आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, आपकी लैंड की एनर्जी कैसी है, आपकी भूमि ऊर्जाएं कैसी हैं, जिसको आपको सॉइल टेस्टिंग सिखाया जाता है, वाटर मूवमेंट थेरेपी बताई जाती है। आपका स्वर विज्ञान भी मैं आपको वास्तु में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में इसके साथ फ्री में बताया जाता है, ताकि आप अपने वास्तु में कुछ भी परफॉर्म करें स्वर से ही सारी विधियों को यूज करेंगे। एग्जिस्टिंग वास्तु के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपके सराउंडिंग में क्या क्या है, उनका इम्पैक्ट आपके पास क्या है, आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, कोई मरघट है, कोई धोबी घाट है, कुछ भी XYZ है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा होगा। आपका घर अगर टी हिट पर है तो उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे होंगे, आपके स्लोप कैसा है आपके घर के अंदर, वो भी मैटर करता है कि किस तरफ स्लोप होना चाहिए और किस तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने शेप की बात करें, आपका घर किस शेप का है, उसको अपने रहने योग्य कैसे बनाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। साथ में आपका ओरिएंटेशन किस तरीके से आप अपने घर में करेंगे, भूमि विभाजन के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 हिस्से हैं, उसमें आपका किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट है, वरांडा है, आपका पूजा रूम है, लिविंग एरिया है, गैरेज है, ब्रह्मस्थान है। और अगर अप्रोप्रिएट स्थान पर नहीं है तो उसकी प्रॉपर विधियां क्या हैं, हम बने हुए स्थान को ही कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर्स के बारे में कि स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए ईच एंड एवरी जोन में, और अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। आपके घर का वाटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, जिसमें सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, आपका बोरिंग, आपका स्विमिंग पूल, आपका
पानी का स्लोप कहाँ होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आप इसमें जरूर पाएंगे। आपके घर में दरवाजे, जो कि सबसे 70% रोल प्ले करता है, आपके घर का दरवाजा वो किस डायरेक्शन में है, किस पद पर है। 32 दरवाजे बनाए जा सकते हैं एक चौकोर प्लॉट में। उन 32 द्वार को कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे उनमें से अपने लिए लक्ष्मी द्वार बनाएंगे। क्या उनमें से कोई दरवाजा आपको डेंजरस आपके लिए तो नहीं है, क्या आपके लिए बीमारियां ला रहा है, क्या कौन सा दरवाजा आपके लिए धन संपदा पैसा वैभव रुतबा लेकर आएगा, वो क्रिएट करेंगे। अगर नेगेटिव पद पर है तो हम यहाँ पर डोर पावर करते हैं, यहाँ पर भूमि डोर की स्थापना करते हैं। अगर आपने सही नक्षत्र मुहूर्त में अपने घर के प्रवेश द्वार को सही एस्टेब्लिश नहीं किया, आप किसी रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो उसमें तो कर ही नहीं सकते, तो कैसे जब उसमें प्रवेश करते हो तो किन बातों का ध्यान रखें, वो ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग आपको कम से कम 4 से 5 क्लासेस एक डोर के लिए समझाई जाती हैं, जिसमें आपको उसकी किस तरीके से लोकेशन करनी है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, कैसे विधियों से आप नेगेटिव द्वार को भी पॉजिटिव बना सकते हो। तो बहुत बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है। इंटीरियर वास्तु, जिसके अंदर आपके घर का कलर कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, टाइलिंग कैसा होगा, फ्लोरिंग कैसा होगा, किचन का स्लैब कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग आपको दी जाएगी आपके लिविंग एरिया के लिए। इवन आपका फॉल सीलिंग कैसा होगा, सब कुछ दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में रख रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके घर में, आपकी लाइफ में कैसे आ रहा होगा, उस तरीके से डिटेलिंग समझेंगे। आपके पिक्चर्स कहाँ होंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे, पितृ स्थान कौन सा होगा, मतलब एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस। यहाँ पर आपका स्टोर रूम प्लेसमेंट, आपका पूजा रूम और मेरा पूजा रूम को पढ़ाने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। वो आपके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मेरे और किसी और के कहने से कभी अपने घर के मंदिर को चेंज मत करिएगा। प्लांट्स के बारे में कि आपके घर में कहाँ पर प्लांट्स रख सकते हैं, कहाँ पर नहीं रख सकते हैं, आपके घर की फेसिंग कैसे आपके घर को 100% बेनिफिशियल बना सकती है, आपके घर के मर्म स्थान, इवन यहाँ पर रेमेडियल वास्तु में ईच एंड एवरी पार्ट की विधि बताई जाती है, जो कि वैदिक तरीके से आपके घर की एनर्जी को ऊर्जा देने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ आपके नक्षत्रों को ध्यान में रखकर आपको कब अपनी डोर पावर करनी है, उन सब की डिटेलिंग दी जाती है। जितनी भी आपकी रेमेडी दी जाती है उसमें आपका रेमेडियल वास्तु में आता है 2D 3D रेमेडीज प्लेसमेंट। सिर्फ आपके आर्टिफैक्ट या 3D 2D पेंटिंग लगाने मात्र से आपके घर की ऊर्जाएं चैनलाइज नहीं हो रही है। हमारे जब वास्तु की बात की जाती है तो हम तिथि, वार, नक्षत्र, उस दिन का प्रॉपर आपका चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है, हम हर महीने का अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए उसमें आप कब डोर पावर कर सकते हो, कब आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हो, कब आप अपने आप में से किसी ने शायद नहीं किया होगा, मैं अपने स्टूडेंट को 45 देव शक्तियों का वास्तु हवन खुद से करना सिखाती हूँ। और मेरे स्टूडेंट एक वास्तु हवन परफॉर्म करने के लिए भी 10,000 मिनिमम चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। और एक नेगेटिव रिमूवल मेथड, जिसमें कि हमारे दोनों कोर्सेज में मिला के आपको एक वास्तुविद बनाने के लिए ही कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें रेजिडेंशियल पार्ट है और एक एडवांस पार्ट है, जिसके अंदर हम ग्राउंड लेवल से टॉप एडवांस लेवल तक एक व्यक्ति को वास्तु में किन किन चीजों का, बारीकियों का ध्यान रखना है, उन पे काम करते हैं। और आपको वो टेक्निक्स बताई जाती हैं जिनसे इमीडिएट रिएक्शन पे आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई टेप वास्तु नहीं है, कोई और दिखावा नहीं है, कोई हिडन सीक्रेट कुछ नहीं होता है। जो है वो सब आपको तथ्यों के साथ बताया जाता है, जिसमें स्वर विज्ञान की टेक्निक से हम सारी एनर्जीज को, सारी रेमेडीज को परफॉर्म करते हैं। उसमें आपका हेल्थ वास्तु, मनी वास्तु, रिलेशनशिप वास्तु, आपके बच्चों के लिए, इवन स्पेशल लेडीज के लिए, आपका फॉरेन वास्तु, आपके फ्लैट में रहने वाले जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए वास्तु, आपका मिरर
प्लेसमेंट का वास्तु अलग होता है। आपको लाइव हवन भी परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर आप अपने घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को 45 देव शक्तियों का हवन करते ही उसी दिन आपके घर में रुकावटें हैं, कोई काम नहीं बन रहा, बीमारियां हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकमात्र हवन परफॉर्म करके आप अपने घर में शुद्धिकरण कर सकते हो। 16 संस्कार विधियां हम लोग अपने घरों में अप्लाई करते हैं, जिसमें 16 तरीके की विधियों से आप अपने घर के शुद्धिकरण को करते हो और अपने घर को एनर्जी को चैनलाइज करते हो। रिसेंटली भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि वो कोर्स कंप्लीट होने से पहले उनको प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। जो भी आपको अभी तक दिक्कतें आ रही थी उनका एकमात्र सॉल्यूशन निकल कर आता है। आपका शिलान्यास विधि कराई जाती है, नाभि स्थापना कराई जाती है, आपका अनंत पीठ की जो मास्टर रेमेडी होती है, अगर आपके घर में कोई भी दोष हो तो साउथ वेस्ट की रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज करने के लिए, आपके ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज करने के लिए, जिसमें आप नाभि स्थापना करते हो, ये सारी टेक्निक्स वैदिक रीति रिवाजों से, मंत्रों से, आपके 16 संस्कार विधियों के माध्यम से आप जीते जागते एक हाईटेक लेवल के वास्तुविद बनकर अपने लिए अर्निंग शुरू कर सकते हो। इसी फील्ड में आगे बढ़ के अपने घर को चैनलाइज कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, ग्रोथ पा सकते हो, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हो, अपने बच्चों को ग्रो कर सकते हो। मतलब ईच एंड एवरी पार्ट पर जाकर आप अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां गेन कर। जो विधियां रहती हैं वो हमारे स्वास्तिक का इस्तेमाल करके, ओम जो सिंबल वास्तु है उससे हम दीपक जलाते हैं, हम पीली सरसों का इस्तेमाल करते हैं, हम सफेद सरसों का इस्तेमाल करते हैं, हम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अरोमा का, मतलब हम हवन रिचुअल से अपने घरों में वैदिक विधियों से काम करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और आपके घर की एनर्जी को एक्टिव करते हैं। मिरर वास्तु अलग से आपको बताया जाता है, इवन मुहूर्त शास्त्र भी आपको बताया जाता है। आप खुद से मुहूर्त निकाल सकते हो। आपके वास्तु पूजन के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, गृह प्रवेश के लिए किन का ध्यान रखना है, किस दिन आप वास्तु हवन कर सकते हो, किस दिन आप प्रवेश कर सकते हो, किस दिन आपको कौन सी विधि करनी चाहिए, अपने घर में डोर पावर कब करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वास्तु मुहूर्त विज्ञान में आपको सिखाया जाता है। आप अपने इन मुहूर्त को अपने ही कामों में और अपने टूल्स के जैसा आगे एज ए वास्तुविद बनकर अपने लिए एक मास्टरी क्रिएट कर सकते हो। जो रेमेडीज हैं वो लाइफ टाइम आपको हमेशा ही काम आती हैं। उनका जो तरीका है उसको भी करने का प्रॉपर रिचुअल स्वर के माध्यम से, निमित्त ज्ञान के माध्यम से कैसे आप एनर्जी को टेस्ट करेंगे, कैसे बिना ही किसी, अभी हमारे पास मैप भी नहीं है, किसी घर की चौखट पे जाते ही कैसे आपको पता चल जाता है, वो सारे डाउजिंग टेक्निक्स, डाउजिंग टूल को इस्तेमाल करना, कैसे जियोपैथिक एनर्जी को आप भाप सकते हो, कैसे जियोपैथिक एनर्जी किसी घर में डिस्टर्ब है, जियोपैथिक स्ट्रेस है, उस पे आप काम कर सकते हो। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप अपने इस कोर्स में जरूर ले पाते हो। अगर आज आप इस चीज को सीख कर ये समझते हो तो डेफिनेटली आपके घर, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हुए हैं और डेफिनेटली आपके घर में एक रोशनी और एक पॉजिटिव वास्तु पहुंचने वाला है। सर, आर यू देयर? Yes, so the fees of this course is only अगर आप ये दोनों ये रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स करते हैं which is of around 30 to 35 क्लासेस का है, जो कि अराउंड 4 महीने तक चलेगा। उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 5000 है। You need to pay only 5000 for this course। लेकिन एक और ऑफर है हमारे पास आपके लिए। अगर आप रेजिडेंशियल वास्तु के साथ आप अगर 45 देवता का कोर्स लेते हैं इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वास्तु, या जिसको कह सकते हैं कि कंप्लीट वास्तु कोर्स, अगर आप वास्तु रेजिडेंशियल वास्तु प्लस इंडस्ट्रियल वास्तु प्लस 45 देवता का कोर्स लेते हैं, जो कि अपने आप में इसकी फीस जो है वो हम
इस बैच के बाद 7 to 8 thousand लेने वाले हैं सिर्फ इस एडवांस वास्तु की, एडवांस इंडस्ट्रियल वास्तु 45 देवता की। लेकिन आप दोनों कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 8,000 में अवेल कर सकते हैं। आप सिर्फ को 8,000 पे करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पेमेंट्स डिटेल जो है वो मैम एक बार प्लीज शो कर दीजिए। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों का जब लास्ट मास्टर क्लास हुई, कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि सर वी वांट टू अवेल द कॉम्बो बट वी आर नॉट एबल टू पे एट 8,000 इन वन शॉट। सो वी हैव डिस्कस्ड इट आउट कि, और आपके लिए हमने एक फैसिलिटी कर दी, अगर आप दोनों कोर्स अवेल करते हैं तो आप सिर्फ 4,000 अभी पे कर दीजिए और 4,000 आप नेक्स्ट मंथ के तक पे कर सकते हैं। जबकि जब हमने बैच स्टार्ट कर रहे थे तब हमारी इंटेंशन थी कि हम सिर्फ कॉम्बो वालों को ऑफर देंगे, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे वी हैव डिस्कस्ड एंड वी एग्रीड दैट कि लेट्स गिव यू अ बेनिफिट दैट कि आप फर्स्ट मंथ में से 4,000 पे कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ में आप 4,000 पे कर सकते हैं। सो इन 8,000 यू विल गेट द बोथ द कोर्सेज। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक महीने इसी बैच के लिए ऑफर है, किसी और बैच पे ये ऑफर अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, आप कहते हो कि हमें खाली रेजिडेंशियल वास्तु करना है। यस, यू कैन डू द रेजिडेंशियल वास्तु, यू नीड टू पे ओनली फॉर 5,000 फॉर द सेम। अगर कोई ईएमआई पे लेना चाहता है उसके लिए भी हमारे पास हमने बना रखा है कि आपको 2,000 पे करना है और बाकी जो रिमेनिंग सर वॉइस 8,000। ब्रेक हो रही है आपके बीच में। ओके, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा 10,000 का जो जिनको ईएमआई पे लेना है सर वो वॉइस ईएमआई। ब्रेक हो रही है आपके बीच में, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैम कहाँ से वॉइस ब्रेक हुई है आप मुझे बताएंगे एक बार? हेलो, हम ऑडिबल जी मैम? ये फीस के, हाँ जी सर अभी ऑडिबल है सर। फीस के लिए बता तो दीजिए एक बार। फीस के लिए बहुत मैंने बताया कि हमारी जो फीस है वो 8,000 रुपीज़ है बोथ द कोर्सेज की। एंड उसके अंदर आपको करना क्या है, आप 8,000 इकट्ठा पे कर सकते हैं। अगर आपको इकट्ठा पे करने में इशू है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 4,000 इस अभी पे कर दीजिए और 4,000 आप बैच स्टार्ट होने से पहले पे, मतलब नेक्स्ट मंथ आप पे कर सकते हैं। सो इन अ मंथ आई हैव गिवन द फैसिलिटी फॉर दोस पर्सन जिन्होंने हमें रीच किया टू अवेल द कॉम्बो एट अ 2 इंस्टॉलमेंट। 4,000 नाउ पे कर दीजिए अपनी सीट रिजर्व करने के लिए एंड नेक्स्ट मंथ तक 4,000। अगर किसी को ईएमआई चाहिए तो यस यू कैन अवेल। उसके केस में 2,000 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस है एंड 1,000 रुपीज़ पर मंथ की आप ईएमआई पे कर सकते हैं, जो कि आपको 1 से लेकर 5 तारीख तक आपको पे करनी होगी। तो आपको हमने काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शन दे दिए। आपको जो अच्छा लगता है उसको चूज करके पे कर सकते हैं। लास्ट लीस्ट बट नॉट द लास्ट, दिस इज द फ्लैगशिप कोर्स ऑफ अस। अगर आप ये कोर्स करते हैं ट्रस्ट अस, आप जो है 1 महीने के बाद से, मैं ये नहीं कहूँगा कि डे वन से ही आप पैसा अर्न करने लग जाएंगे, नहीं, 1 महीने के बाद से ही आप कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही आपका वास्तु हवन आपके बैच में होगा तो आप उस वास्तु हवन के भी अच्छे खासे पैसे चार्ज लोगों से कर सकते हैं, जो कि हम इस कोर्स के साथ आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। वास्तु हवन हम लाइव करेंगे, आप खुद वास्तु हवन करेंगे अपने घर में, मैम लाइव करेगी आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। और जब भी वास्तु हवन होगा तो उससे 3 दिन पहले एक सेशन भी होता है जिसमें हम बताते हैं कि क्या क्या आपको तैयारी करके रखनी है। सिर्फ सिंपली वास्तु हवन एक ऐसा हवन जिसके बारे में ना आपने कभी देखा होगा, एक अलग तरीके का वास्तु हवन जिसमें हम 45 मंडला बना के कलश स्थापना करके एक पूरे वैदिक रिचुअल से हवन करते हैं और अपने घर को की वास्तु की शांति करते हैं। नाउ ओवर टू यू मैम, अगर किसी से कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।
अभिजीत जी पूछ रहे हैं, एक सेकेंड जी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, आप पूछ सकते हैं। कोर्स टाइमिंग रहेंगे सर, टाइमिंग पूछ रहे हैं। सैटरडे संडे आपका कोर्स है, सैटरडे संडे आपका कोर्स है। 28 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। टाइमिंग है 7 बजे। हाँ, सैटरडे संडे 7 PM रहेगा सर, ये एवरी सैटरडे संडे जी। Join the complete course, then it will run for how many months? सर वॉइस Sorry, क्लियर sir? नहीं आ रहा है आपका। If we join the complete course, residential Vastu plus the advanced one, then how many months it will run for? 8 months minimum। Okay. मतलब 70 क्लासेस के आसपास होती है अभिजीत सर। Okay. तो एक महीने में 8 क्लासेस भी अप्रोक्स लगा के चलते हैं, तो 8 महीने के आसपास चलता है सर। So to बीच pay में the हम fees, like ये month में like we pay 4,000 and next month में start of the next month we हाँ, pay 4,000, right? यस सर, यस यस यस। And सिर्फ अगर हम रेसिडेंशियल वास्तु करते तो उसमें कोई ऑफर नहीं है अलग से? नहीं सर, सर ऑलरेडी 5000 है सर उसमें। मैंने दिसंबर सर का इसकी वैल्यू अगर आपके बाहर भी, दिसंबर लास्ट टाइम सर आपका दिसंबर के वेबिनार में फीस कम थी सर। सर दिसंबर के वेबिनार में जो था उसमें भी 4000 फीस ली है। वो बस एक दिन के लिए खोला था 3500 का, वो बहुत अलग था सर। आप उसको इसके साथ मर्ज मत कीजिए। दिसंबर में नहीं था वो भी लास्ट दिसंबर में तुम्हारा नवंबर वैदिक में कोई, वो हमारा था नवंबर अक्टूबर में था सर। नहीं आई थिंक उसकी नवंबर मैंने अटेंड किया था, आई रिमेम्बर। दिसंबर में आपने सर देवता वास्तु का किया था अटेंड, क्योंकि देवता वास्तु अभी स्टार्ट हुआ है, जो 12 से 2 बजे का बैच चल रहा है। सर यकीन मानिए, इसी जो चीज हम ओक्कल शाला सिर्फ एक मुहिम चला के चल रहा है कि ये जो वास्तु है ये हर घर का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर आपका मनी आपका बैरियर नहीं होना चाहिए। ये डिप्लोमा की डिग्री का कोर्स आप पढ़ने वाले हैं इसमें। आप यकीन मानिए, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे गीता जी से मैं फीडबैक लूंगी अभी, और ये मेरे एडवांस कोर्स में अभी ऑलरेडी इन्होंने लास्ट उसमें बैच में ऑलरेडी एनरोल कर लिया, रेजिडेंशियल अभी नहीं किया, इस बार रेजिडेंशियल में आ रहे हैं। और बाहर इसी कोर्स की फीस 50,000 से स्टार्टिंग है सर, नहीं तो आप R&D कर सकते हैं। तो पता है, आई नो हाँ, बाहर जो तो क्या आप फीस है, यकीन आई एम मानिए अवेयर कि इस चीज का अगर वैल्यू हम इतना दे रहे हैं तो उसका मतलब आप हमारी मुहिम को समझिए, हमारा भाव समझिए कि जो व्यक्ति वो इतना अफोर्ड नहीं करा सकते थे, तो क्या हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति अप्रोचेबल हो। सिर्फ उसके पीछे का यही भाव है। नहीं तो हम भी कम स्टूडेंट रख के बहुत फीस बढ़ा के भी ले सकते थे, लेकिन हम आप लोगों के लिए सोच के कि हर किसी को पॉकेट फ्रेंडली कोर्स डिजाइन होना चाहिए डेफिनेटली। और हमारे स्टूडेंट ही बोलते हैं कि मैम आप जितना कराते हो उतना फीस नहीं है आपका। आप उन बच्चों के कहने के बाद हमने हाइक किया है प्राइस, सीरियसली। और हमें भी लगा कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट इस ज्ञान को हमें संभाल के रखना चाहिए, और जो डिजर्विंग है उन्हीं को जाना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही, है ना। तो आप मिनिमल से मिनिमल वैल्यू आप समझिए इसकी। हमारा इसमें कोई भी हम प्रॉफिट इस कोर्स में नहीं कमा पा रहे, ठीक है। तो सोचिएगा जरूर, सिर्फ आप लोगों के लिए ही हमने इतना डिजाइन किया है। और अगर आप 8 से 10,000 रुपए में देकर अगर एक वास्तुवेद बनते हो तो सोचिए, आपके पहले एक हवन परफॉर्म करा के आपने पैसे वापस ले लेने हैं अपने क्लाइंट से। अगर जो आपने इनिशियल जो बोला, जो डोमेस्टिक सॉरी रेसिडेंशियल वास्तु, उसका एग्जैक्ट ब्रेकअप पीरियड बता सकते हो क्या? कि रेसिडेंशियल वास्तु में इतने आवर्स ऑफ सेशंस है, एंड देन एडवांस और 30 क्लासेस लगेंगे, 30 आवर्स मतलब 30 क्लासेस, आप ये समझिए। 30 क्लासेस मिनिमम बता रही हूँ, उसमें एक ऊपर ही होती है मेरी, कम नहीं होती है। आपको पता है कि एलेबोरेट ज्यादा करती है चीजों को मैं, जब तक आपको समझा नहीं लेती तो वो मुझे लगता है कि आप तक बात पहुंची नहीं। तो इसी वजह से 30 क्लासेस तो मिनिमम है रेजिडेंशियल की, उसके बाद इतनी ही क्लासेस आपकी एडवांस की हो जाती हैं। तो कॉम्बो में तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है,
आपको बहुत, नहीं तो इकट्ठा पे भी कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सिंगल शॉट में पेमेंट किया है। वो भी आपके पास तो कितने ऑप्शन इस बार हमने निकाले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, एक तो टाइम का इशू तो हमने आपके अकॉर्डिंग टाइम भी इस बार किया है। नहीं तो 12 बजे की क्लासेस हमारी जैसे डेली चलती है, मेरा रेगुलर चलता है, तो वो भी कर सकते थे। टाइम बट का आपने मैंने भी तो आपको बोला था, जी लास्ट जी, टाइम आपने इसीलिए पूछा था आप हाँ क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मैंने आपको बोला था आपकी कोई वीकेंड की बैच होगी क्या। जी जी जी, बिल्कुल ले आए हैं आपके लिए। अगली बार से कोर्स में भी इससे महंगा ही मिलेगा, कम नहीं होगा, ना आई तो अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिटी आई मत छोड़िए। अंडरस्टैंड जी, हम आपको कॉपरेट करेंगे हर जगह, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है सर? ओके, थैंक यू मैम। जी सर। जी शशि जी। हेलो। शशि जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कैमरा ऑन करें मैम, प्लीज। मैं ये कह रही थी, जैसे मान अच्छा। लीजिए मैं पेमेंट करूंगी, तो वो हाँ, मेरी सिस्टर या मतलब घर में से कोई भी करेगा, तो मैं ये फिर इसका मतलब स्क्रीनशॉट किस नंबर पर भेज, ये क्योंकि जो वो गिवन मेरे नाम। नंबर है मैम लास्ट में 3, आप ओके ओके। आप चैनल पे बात करके अपने नाम को, फीस कोई भी पे कर दे, आपको जिस जिस नंबर पे लिंक चाहिए वो नंबर आप रजिस्टर करा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके ओके मैम, बस हाँ, मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब नहीं कहाँ नहीं, मैं आप वो किसी करूँ। से भी फीस कोई भी पे कर दे, आपके नाम से ही रजिस्टर होगा। आप वहां पर चैनल पे बता दीजिएगा कि मुझे इस नंबर पे रजिस्टर कीजिए, और उसी पे आपको लिंक मिलेगा, ग्रुप आपको उसी में ऐड कर दिया जाएगा, ओके ओके मैम, थैंक यू। कंफर्म ग्रुप में। जी मैम। मैम जब आप पेमेंट करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा जिसके जी थ्रू पेमेंट की है, और नहीं उसके सर, बस बाद जो मैंने है टीम आप। उसी, हाँ हाँ, मैं बस इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने ये क्लियर करने के लिए मैंने पूछा है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा था पर किस नंबर पे मैं वो स्क्रीनशॉट दूँ। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? गीता जी, आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, अगर बता बता सकें, कुछ फीडबैक दे सकें, तो लोगों का थोड़ा सा मोराल अप होता है ऑब्वियसली। गीता जी। शायद नहीं है। ठीक है सर, फिर क्लास को ओवर करते हैं। या ऑफ कोर्स सर, लाइफ टाइम आपके साथ, जब तक आप और हम जिंदा हैं तब तक सपोर्ट रहेगा। मेरा पर्सनल सपोर्ट रहता है आपके ग्रुप में, और इवन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट। हमेशा ही कभी भी कोई ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और कोई भी कमी जहाँ रहती है तो उसको मुझसे बात करके स्टूडेंट कंपनसेट करते हैं, आपके डाउट्स रिजॉल्व करती हूँ। डेली के डेली डाउट्स डेली लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिमिटेड 4 क्वेश्चन हो गए, नहीं होगा। आपको जितने डाउट्स हैं हर किसी के डाउट पूछ पूछ के क्लियर किए जाते हैं। आपको सारी चीजों की डिटेलिंग करनी आ जाती है, और आप अपने लिए एज अ प्रोफेशन इसको जब चूज करते हो तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, तो वहां पर भी मेरा हैंड होल्डिंग रहता है। आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपके रिकॉर्डिंग भी आपको ऐप एक्सेस पे दी जाएंगी। मतलब किसी तरीके से आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होता है कि आपको लगे कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। ठीक है सर? चलिए फिर विदा लेते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर, और इसके आगे थोड़ा सा वास्तु को सीखेंगे, और जुड़ते रहिएगा, और वास्तु को जीना सीखने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।